अब जो ये मेरा करंट बैच है इसके अंदर मैं ट्रेडिशनल कुछ भी नहीं करूंगा। रीजन ये है कि जो प्रोफेशन है ट्रेडिशनल वे से हैंडल हो ही नहीं सकता। प्रोफेशन के बारे में ब्रैद पारासर और में पारासर जी ने कुछ नहीं लिखा है। आगे चल के वरामीर ने कुछ लिखा है, वो भी दो एक श्लोक है, इसके अलावा जो उनका कर्मजीवी अध्याय है और कुछ भी नहीं है। दूसरा, देशकाल पात्र के हिसाब से जिस प्रोफेशन की हम आज बैठकर बात कर रहे हैं, वो प्रोफेशन हमारे जो क्लासिक्स में है उससे बिल्कुल मैचेबल नहीं है। दोनों का कोई कनेक्ट नहीं है। एजुकेशन का भी कोई कनेक्ट नहीं है। हम कोरिलेट करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर वो कोरिलेशन करेक्ट नहीं है। मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ। आप सब लोग में से नया कोई भी नहीं है, तो आप मेरे साथ भी सभी लोग कर चुके हो कभी न कभी, और वैसे भी सभी को जानकारी है। आपने सुना होगा, देखिए, केतु को कंप्यूटर लैंग्वेजेस का कारक बता दिया गया। तो केतु कैसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस का कारक हो सकता है भाई? कंप्यूटर लैंग्वेज लैंग्वेज होती ही नहीं है, तो हम एस्ट्रोलॉजिस्ट को जानकारी कम है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस मैथमेटिक्स है, एक्चुअली इट इज अ प्रोग्रामिंग। उसको क्या लैंग्वेज दिया गया है इसका मतलब भाषा थोड़ी होगी। वो बात करने का तरीका नहीं है, इट इज ए मैथमेटिक्स। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होती है, तो उसका कारक केतु कैसे हो सकता है? केतु तो लैंग्वेज का कारक है, जो हम मुंह से स्पीच बोलते हैं, अलग अलग तरीके की भाषाएं बोलते हैं, उसका कारक है। तो उसमें बहुत ज्यादा एम्बिग्युइटी, और बीच में 25-30 साल के अंदर जितने भी लोग आए उन्होंने अपनी बुक बेचने के चक्कर में इसको, प्रोफेशन की एस्ट्रोलॉजी का पूरी तरीके से सत्यानाश किया। उसका रीजन यह है कि आपके क्लासिकल्स में कोई टेक्स्ट नहीं है जो आज के समय की एजुकेशन और प्रोफेशन को बताएगा। अब हम इसको अंडरस्टैंड करने की यहाँ पर अब कोशिश करेंगे आज की क्लास में शुरू में। तो मेरी आज की क्लास थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप होगी। कमिंग क्लासेस में हम यहाँ पर प्रैक्टिकल केसेस लेंगे। मेरे प्रोफेशन के अर्लियर कोर्सेज हैं, वो मैं आपको वीडियो कोर्स सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, उन्हें भी आप देखते रहना साथ साथ में। मगर यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट वे में हम इसको करने वाले हैं, और यहाँ पर हम पाराशरी ही नहीं लगाएंगे, सभी तरीके की एस्ट्रोलॉजी का यूटिलाइजेशन करेंगे इसमें। जितने भी, चाहे वो आपका नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, भृगु एस्ट्रोलॉजी है, या फिर जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है, या केपी एस्ट्रोलॉजी है, जितने भी तरीके की एस्ट्रोलॉजी है वो सब यूटिलाइज करने वाले हैं इसके अंदर। जहां पे बेसिक रिक्वायरमेंट होगी मैं बेसिक भी आपको बताऊंगा, और पहले के मेरे जो कोर्सेज हैं उनमें जिसके मेरे पास वीडियोस अवेलेबल हैं वो मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप देख सकते हो, उसके पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। हमारी जो ये क्लासेज हैं मोर प्रैक्टिकल होंगी और मोर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगी कि हम कौन सी चीज हमारी कुंडली क्यों बताती है और किस तरीके से बताती है। देखिए, कुंडली के टोटल आपके 12 भाव हैं, और हर एक भाव की एक इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि भाई ये प्रोफेशन और एजुकेशन एक्चुअल में है क्या। क्योंकि 10th हाउस को इकट्ठा करके प्रोफेशन का हाउस बना दिया गया है, जबकि प्रोफेशन एक माइनर सा पार्ट है आपकी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट कर्मास का। हम जितने भी कर्मास करते हैं वो सभी के सभी कर्मास हम 10th हाउस से बेसिकली देखने की कोशिश करते हैं। और 10th हाउस के अंदर जो हम लाइफ के अंदर केवल नौकरी नहीं करते, हमारी इतनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसमें जो हम अर्न करके लेके आते हैं वो एक उसका बहुत माइनर सा कंपोनेंट है, और हम पूरे 10th हाउस को उसी के बारे में बता देते हैं। जबकि 10th हाउस का एक छोटा सा एक हिस्सा, एक बिंदु केवल प्रोफेशन को इंडिकेट करता है, जिस पर हम बात करेंगे अभी। देखिए, मैं अभी स्क्रीन थोड़ा शेयर कर रहा हूं, मैंने म्यूट किसी को नहीं किया है, तो आप अपना माइक्रोफोन ऑफ रखें। आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं लेटर ऑन ले लूंगा, आपको सबको ये मालूम है। तो देखते हैं हम, देखिए क्या कुंडली हमारी क्या कहती है। सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशन की क्या जरूरत है, और प्रोफेशन में किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं। मेरा ऐसा मानना नहीं है कि 10th हाउस केवल इन्वॉल्व होता है प्रोफेशन के लिए। 10th हाउस इज वन ऑफ द हाउसेस। तो मैंने ये एक चार्ट आपको शेयर किया, देखिए इसके अंदर ये 12 भाव लिखे हुए हैं और कुछ भी नहीं है, कोई राशि नहीं है, कोई प्लेनेट नहीं है। अब 12 भावों को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। बिगिनिंग में आपको सबको आता है, मगर मैं अपनी तरफ से आपको बताने की कोशिश करूंगा। इन 12 भावों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, 4 कैटेगरीज, 4 टाइप्स। उन 4 कैटेगरी में आपका जो 5वां भाव, पहला भाव और 9वां भाव, 5th हाउस, दिस वन, फर्स्ट हाउस और 9th हाउस, इसको हम अक्सर धर्म त्रिकोण बोलते हैं। मैं इसको धर्म और अधर्म दोनों तरीके के त्रिकोण से इंडिकेट करता हूं। नॉट ओनली धर्म त्रिकोण, ये अधर्म त्रिकोण को भी इंडिकेट करता है। ये 5वां भाव एक्चुअली प्रादुर्भाव, जो एक इंसान इस जमीन पर आता है,
पैदा होता है एक इंसान के रूप में। तो जो पैदा होने में जब हम आते हैं तो वो हमारी ये बिगिनिंग है, इट इज एंट्री इनटू दिस लाइफ, दैट इज फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में जब हम चलते हैं तो क्या है, ये एक पड़ाव है, बस ये हमारी कुंडली आपकी जिंदगी का एक पड़ाव है। थोड़ी सी मेरी स्पिरिचुअल या उस तरीके की होगी, और वो आप यदि एस्ट्रोलॉजी करते हो तो आपको जानना बहुत जरूरी है। केवल मोटी मोटी बातें जानोगे तो आप एस्ट्रोलॉजी नहीं समझ पाओगे। इसलिए आज की क्लास में मैं थोड़ा सा आपको इसका इनर व्यू दूंगा, क्या है एक्चुअली कहानी। हम जैसे एक ट्रेन चली आ रही होती है, आपको सपोज वो मुंबई से आ रही है, हमें चंडीगढ़ जाना है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैंने दिल्ली में वो ट्रेन पकड़ी तो मैं सोचता हूँ ये दिल्ली में ही पकड़ी है, नहीं वो पीछे से चली आ रही है। इसी तरीके से हमारी जिंदगी का सफर पता नहीं जाने कितने जन्मों जन्मों से निकलकर इस जन्म में आता है, वी एंटर थ्रू द फिफ्थ हाउस। और ये हमारे धर्म और अधर्म दोनों की वजह से हम इस जन्म के अंदर आते हैं। केवल हमने धर्म ही किए होते तो हम इस जन्म में नहीं आते, हमारे अधर्मों का हिस्सा लेकर आते हैं, धर्म का हिस्सा लेकर आते हैं। फिफ्थ हाउस आपके पूर्व जन्म कर्मास को इंडिकेट करता है। पूर्व जन्म का मतलब एक जन्म नहीं, आपके में पहले 20, 25, 30, 50 जो भी जन्मास लिए हैं उन सभी के कर्मास को इकट्ठा करके यहां पर आते हैं, और हम फोर्थ हाउस के थ्रू बर्थ लेते हैं, दैट इज द मदर। और ये आपकी करंट लाइफ है, लग्न ये आप खुद हैं, स्वयं है, आपका अपना शरीर है। फर्स्ट हाउस आपका अपना जो शरीर आप जिसे देखते हो, आप जिसे बोलते हो ये मैं हूं, जो आप कहते हो ये मैं हूं, ये मेरा है, जो आप जिसका आप देख रेख करते हो रोजाना और आप अपने आप को वही समझते हो, वो आपका फर्स्ट हाउस है, जबकि एक्चुअल में आप वो नहीं हो। ये आपका शरीर है जिसके अंदर आपकी आत्मा रहती है, दैट इज द फर्स्ट हाउस। और ये आपको इस जन्म के अंदर कर्मास करवाती है, जिसको हम आपका करंट कर्मास बोलते हैं। और इसके बाद इन कर्मास को करके और इन कर्मास को लेकर हम इस नवे भाव पर चले जाते हैं, और ये हमारा यहां से एग्जिट रूट है। एग्जिट का मतलब ये नहीं है हम चंडीगढ़ पहुंचे हैं, हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है, आपको वापस आना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा, और सफर आपका कंटिन्यू है। तो जिंदगी में हम पांचवें भाव से एंटर हुए, और इसके बाद आपका ये करंट जन्म कर्मास है, इनको हम कर्म करेंगे यहां पर, और इसके बाद ये आपका आगामी कर्मा संचित कर्मास को लेकर इकट्ठा करके हम नाइन्थ हाउस के थ्रू इस जिंदगी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये तीनों भाव आपके धर्म त्रिकोण के भाव हैं, और धर्म त्रिकोण के भाव, इन पर तीन चीजों का असर होता है। तीन चीजों को यहां पर हम कंसीडर करते हैं। आप पूर्व जन्म में क्या करके आए हो, वो आपका पांचवा भाव है। इस जन्म में आप क्या करोगे, वो आपका पहला भाव है। और जो कर आगे आप जो भी लेकर जा रहे हो वो आपका नवा भाव है, आपका एग्जिट रूट है। तो ये हमारी जिंदगी का पूरा सफर है, पांचवें भाव से चलकर आते हैं, इसलिए इसको हम धर्म त्रिकोण बोलते हैं। और धर्म त्रिकोण में आपका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता इस जन्म के अंदर, इस त्रिकोण का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, केवल एक लग्न इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो फिफ्थ हाउस है वो आप कर आगे आगे उसको इंडिकेट कर रहा है, और नवा भाव जो आप लेकर जा रहे हो उसे इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे हम किसी बिल्डिंग में घुसते हैं, देखिए आप इस बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं, आप समझिए एक बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं, एंट्रेंस पे आप घुस रहे हो, तो जब आप बिल्डिंग के अंदर आए तो किस रास्ते से चलकर आए हो, क्या चलकर आए हो, वो आपका यहाँ पर आप इकट्ठा होकर आ गए। अब उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है आप यहाँ पर क्या लेकर आए हो, और आपका गेम ये यहाँ पर खेलेगा बिल्डिंग के अंदर। और जब आप एग्जिट कर गए तब यहां से कर गए, और ड्यूरिंग दैट आप बिल्डिंग के अंदर हो पूरे। तो हम यहां से एंटर करते हैं और यहां से एग्जिट करते हैं, इस पूरे को हम धर्म त्रिकोण बोलते हैं। अब आता है आपका चौथे त्रिकोण पर जाऊंगा मैं, जिसको हम बोलते हैं मोक्ष त्रिकोण। वो आपका चौथा भाव है, और आप इसको रेलिवेंट मत समझना, मैं इसको रेलिवेंट समझाने के लिए बता रहा हूं। चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये आपका मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष का मतलब जरूरी नहीं है कि इससे मोक्ष ही मिलेगा। मोक्ष का मतलब यहां पर आपका प्रयास जो होता है, बहुत लोग कहते हैं कि हम किस लिए हमने जन्म लिया, जन्म लेने का पर्पस है ओनली मोक्ष प्राप्त करना, बस इसके अलावा कोई पर्पस होता नहीं है। अब जिसको पता चल जाता है कि मेरा ये पर्पस है तो उसको मोक्ष मिल जाता है, जिसको पता नहीं चलता है वो इस दुनिया के आपके उसमें उलझा रहता है, और वो आगे फिर जन्म लेता है नवे भाव से, और इस तरीके से चलता है। ये मोक्ष त्रिकोण है, दैट इज फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड 12th हाउस। अब फोर्थ, एट्थ और 12th में तीन आपके तरीके के मोक्ष हैं। तो आपकी बिगिनिंग जो धर्म त्रिकोण है और जो मोक्ष त्रिकोण है उसका आपकी लाइफ के अंदर कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होती, बहुत ज्यादा नहीं होता। बाकी के जो त्रिकोण है वो आपकी लाइफ के अंदर रोल प्ले करते हैं। आप जो जीते हो उन बाकी दो त्रिकोण के लिए जीते हो, इस त्रिकोण के लिए आप बिल्कुल नहीं जीते, और मोक्ष त्रिकोण के लिए भी आप नहीं जीते। आपका अंत है। देखिए मोक्ष के लिए भगवान ने आपको वो दी है अपॉर्चुनिटी, थ्रू फोर्थ हाउस आप बर्थ लेते हो, बर्थ लेते हो। माँ ने आपको जन्म दे दिया चौथे भाव से, क्योंकि जन्म नहीं मिलेगा तब तक तो मोक्ष नहीं मिल सकता।
तो आप पूर्व जन्म करके आए, मां की कोख से आपने जन्म लिया, तो आपने शरीर जो धारण किया है, उस शरीर का पर्पस क्या है? पर्पस है मोक्ष लेना। तो फोर्थ हाउस के थ्रू जब तक आपको शरीर नहीं मिलेगा, आपको एक प्रकार नहीं मिलेगा, आप इस दुनिया के अंदर एंटर नहीं होंगे, तो मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए आप फोर्थ हाउस यहां पर आपका जन्म ले रहे हो आप मोक्ष के लिए। एट्थ हाउस के थ्रू हम क्या करते हैं? अपना आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं। आपका जो शरीर है उसका अंत है एट्थ हाउस, शरीर का अंत, ये आपका मृत्यु भाग है। तो यहां से हम आए, शरीर हमने लिया, आठवें भाव इसका अंत है, और ये आत्मा का अंत है, 12वां भाव। चौथा, आठवां, 12वां भाव, ये तीनों भाव जो होते हैं, ये आपके आपका मोक्ष के जो तीन रास्ते हैं उनको इंडिकेट करते हैं। नंबर 1, आप फोर्थ हाउस के थ्रू जन्म लेते हो, एट्थ हाउस के थ्रू आपकी मृत्यु होती है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मेनली ट्रांसफॉर्मेशन। और ये 12th हाउस इज द लॉस ऑफ लगना, आपका शरीर का पतन है, शरीर का अंत है। और जब आपके शरीर का अंत होगा तभी आपको मोक्ष मिलेगा। जीते जी किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए जो भी है, भगवान है, ईश्वर है, देवता है, वो सारे एक अंत में क्या करते हैं? विलीन हो जाते हैं, आपके पंच तत्वों के अंदर चले जाते हैं। तो 4, 8, 12 आपके मोक्ष त्रिकोण है, इनकी भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ये आपको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये आपको और किसी तरीके की चीज दे सकते हैं, मगर ये यहाँ पर इस जीवन के अंदर इन भावों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब इंपॉर्टेंस किसकी है? जो हम यहाँ पर काम करने वाले हैं, हम प्रोफेशन का हमारा टॉपिक है। प्रोफेशन का क्या मतलब है, इसको हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। अब बाकी के 2 त्रिकोण की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक आपका होता है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण के अंदर जो भाव आते हैं, दूसरा, छठा और 10वां, इनको अर्थ त्रिकोण बोलते हैं। इन तीनों भावों को, दूसरा, छठा, 10वां, ये आपका अर्थ त्रिकोण है। अर्थ का मतलब यहां पर फाइनेंस। अब अर्थ को हम क्या करते हैं? आर्थिक स्थिति से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। अर्थ ये हिंदी वाला अर्थ है, EARTH, पृथ्वी वाला अर्थ नहीं है। ये आपका अर्थ त्रिकोण है, वो हिंदी वाला अर्थ है। वैसे अर्थ तत्व की राशियां भी होती हैं 2, 6, 10, मतलब पृथ्वी एलिमेंट की राशियां होती हैं। हम यहां पर भावों की बात कर रहे हैं। अर्थ का मतलब ये त्रिकोण आपके जीवन के अर्थ को बताएगा। आपके जीवन का क्या अर्थ है, जिसे आप ढूंढ रहे होते हो कि हम यहाँ क्यों पैदा हुए, हमारा क्या पर्पस है। तो आपका अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। किसी भी चीज का जो मतलब होता है, जैसे मैं बोलता हूं मीनिंग, मीनिंग का क्या मतलब है, तो हम कहेंगे मीनिंग का जो मीनिंग होता है वो मतलब होता है। इसी तरीके से आपकी जिंदगी का क्या अर्थ है, या क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, आप जिंदगी के अंदर क्या एसेंस है आपकी लाइफ का, वो अर्थ त्रिकोण इंडिकेट करता है। अब यहां पर करंट टाइम में हम कलयुग के अंदर अर्थ त्रिकोण को कोरिलेट करते हैं आपके आर्थिक स्थिति से और फाइनेंसेस से भी। तो जो तीनों भाव हैं, दूसरा, छठा और 10वां भाव, ध्यान से समझिए, ये आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड है। क्योंकि अब जब हम प्रोफेशन पढ़ेंगे तो प्रोफेशन डायरेक्टली लिंक फाइनेंस से होगा। बगैर फाइनेंस के कोई प्रोफेशन हम मानते नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए हम प्रोफेशन करते हैं। प्रोफेशन की और कोई वजह नहीं होती, क्योंकि इसको हम कारोबार या आजीविका बोलते हैं। आजीविका का टॉपिक है हमारा। तो आजीविका का मतलब जीने के लिए जो चीजें हमें आएंगी, उसके अंदर ये त्रिकोण सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2, 6, 10। नाउ व्हाट इज 2? ये आपका, आप एक खुद के लिए सब कुछ 2 है, ध्यान रखिएगा। 1 आपकी लगन है, और 2 क्या है? आपका मुंह। सब कुछ इसके थ्रू खाओगे, सब कुछ इसके थ्रू बोलोगे, सब कुछ यही सारे लोग देखेंगे आपके। सेकंड हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। आपकी स्पीच है, आपका फूड है, और आपकी क्या है, जितनी भी आपका परिवार और कुटुंब, जिन लोगों के साथ आप रहते हो, 2 है। और सेकंड हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ योर लिक्विडिटी। डे टू डे आपका लिक्विडिटी का मतलब यह नहीं है कि आपके पास पैसा है। आज के समय में हमारे पास पैसा होता है, हम उसी को सब मानते हैं कि बैंक बैलेंस क्या है। मगर आप आज का समय छोड़ दीजिए, आज से 100 साल पीछे चले जाइए, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। प्रकृति में हम कब से पैदा हुआ है इंसान, मगर आप 100 साल पीछे चले जाइए बस। 100 साल पहले आपका ट्रांजेक्शन होता था लेन देन में, केवल एक ने आटा गेहूं बना लिया अपने, दूसरे ने उसके बदले में उसको कुछ सर्विस दे दी और गेहूं दे दिया, तो वो आपका एक्सचेंज हुआ करता था। तो जो भी लिक्विड चीज आप एक्सचेंज कर सकते हो वो दूसरा भाव है, जिसके बदले आपको कोई दूसरी चीज मिले। एक चीज के बदले जब हम दूसरी चीज लेने के लिए रेडिली जो चीज ट्रांसफर हो सकती है, वो सेकंड हाउस से देखते हैं। तो इसको धन भाव भी बोला जाता है, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस इज धन भाव। इसके बाद आता है आपका 6th हाउस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपका हम लाइफ के अंदर करते हैं, ये आपकी स्ट्रगल को इंडिकेट करता है।
हर तरीके की हिस्ट्रिकल को छठा भाव इंडिकेट करता है, चाहे आप उसे कैसे भी कह लो, डेट बोलो, डिजीज बोलो, डिस्प्यूट बोल रहे हो, ये समझाने के लिए बताया गया है। मगर ये सभी तरीके के संघर्षों का भाव है। संघर्ष, इसको हम कंपटीशन का भाव बोलते हैं। कंपटीशन को लोग ये सोचते हैं किसी को हराना कंपटीशन है, नहीं, संघर्ष ही कंपटीशन है एक्चुअली। आप जीत नहीं भी पाओगे तभी भी संघर्ष आप करोगे। जो हारने वाले हैं, सपोज एक रेस चल रही है मैराथन, उसमें 100 लोग दौड़ रहे हैं, तो जो विन कर रहा है उसका ही 6 हाउस स्ट्रॉन्ग है क्या? जो 99 लोग दौड़ रहे हैं उन्होंने इक्वली संघर्ष किया है और वो सब विनर हैं। तो जिंदगी के अंदर छठा भाव आपके हर तरीके के संघर्ष को इंडिकेट करता है। हम इसको इंटरप्रेट क्या कर लेते हैं कि 6 हाउस स्ट्रॉन्ग है तो आपको कंपटीशन में सक्सेस मिल जाएगी, यहाँ पे सक्सेस मिल जाएगी, वहां पे नो। आपके अंदर संघर्ष क्षमता को इंडिकेट करता है। संघर्ष हारने वाला व्यक्ति भी करता है, जीतने वाला भी व्यक्ति करता है। तो आपकी जिंदगी के अंदर जितने भी तरीके के संघर्ष हैं वो सभी कुछ छठे भाव से आपके आते हैं। तो देखिए, इसको हमने यहाँ पर इसके अंदर क्यों लिया, अर्थ त्रिकोण के अंदर क्या लिया? आपकी जिंदगी का कोई मीनिंग ही नहीं है बगैर संघर्ष के। आपकी जिंदगी का कोई मीनिंग ही नहीं है। आप जिंदगी के मतलब होता है आपका परिवार, फैमिली, सेकंड हाउस। आपकी जिंदगी का मतलब सेकंड हाउस से बनता है। आपकी जिंदगी का मतलब छठे हाउस से बनता है। यदि हम जिंदगी में संघर्ष नहीं कर सकते तो हमारी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये जिंदगी के मीनिंग या अर्थ को इंडिकेट करते हैं। अर्थ के साथ आप यहाँ पर इसको फाइनेंशियल अर्थ को भी काउंट कर सकते हो, आर्थिक स्थिति। अब छठे भाव को लोग सोचते हैं भाई आर्थिक स्थिति का कैसे भाव हो गया? इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस ऑफ द फाइनेंसेस। रीजन बिहाइंड दैट, जो लोग केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें मालूम ही है, हम 2-6 लेते हैं। 6 इज द नेगेशन ऑफ द 7th हाउस, इसलिए छठा भाव वहां पर आता है। मगर जब तक आप फाइनेंसेस गेन नहीं कर सकते, इसको हम सर्विस और नौकरी या जॉब का भाव भी बोलते हैं। आप देखिए, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंसेस। सर्विस, नौकरी या जॉब, तो सभी लोग तो कोई आपके बिजनेस नहीं करते बहुत बड़ा। अधिकतर लोग किसी न किसी के पास काम करते हैं। इस दुनिया के अंदर हमेशा से रहता है कि 95% लोग सर्विस करते हैं, केवल 5% लोग अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर सर्विस का मतलब भी अपना अपने संघर्ष ही होता है। तो छठा भाव आपका संघर्ष का भाव है और यही आपकी जिंदगी का अर्थ है, मीनिंग है। आप इस दुनिया के अंदर आए हो संघर्ष करने के लिए, वो 6th हाउस है। और तीसरा हाउस जो होता है अर्थ त्रिकोण का, वो है आपका 10th हाउस, जिसको हम कर्म कांड का भाव है। इसको कारोबार को हटा दीजिए, कारोबार इसका एक छोटा सा हिस्सा है, आजीविका इसका छोटा सा हिस्सा है। ये एक्चुअली आपका हर तरीके के कर्म कांड, आप जितने भी काम कर रहे हो दुनिया के अंदर आकर, आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, किन्हीं लोगों से मिलने जा रहे हो, आप पार्क में खेलने जा रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, कोई सोशल सर्विस कर रहे हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप घर के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हो, जो भी आपका दिनचर्या है, दिन के अंदर आप जितने क्रियाकलाप करते हो और वो क्रियाकलाप आपको इंप्रूव करते हैं या सोसाइटी को इंप्रूव करते हैं, वो सभी क्रियाकलाप 10वें भाव से देखे जाते हैं। चाहे आप एक पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे आप एक एनजीओ चला रहे हो, चाहे आप कोई एक स्पीकर हो, वो सभी कुछ 10वें भाव से देखा जाता है। आप एक डॉक्टर हो, देखिए इनमें हमने कर्म को क्यों इंक्लूड किया, ये कर्म का भाव है। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर दूसरे लोगों के काम आता है। इंजीनियर क्या करता है? वो दूसरे लोगों के काम आता है। गुरु क्या करता है? वो दूसरे लोगों के काम आता है। एक स्पीकर क्या करता है? वो दूसरे लोगों के काम आता है। एक दुकानदार क्या करता है? वो दूसरे लोगों के काम आता है। तो जो भी काम आप दूसरे लोगों के लिए कर रहे हो, ध्यान से समझिए, दैट इज 10th हाउस। जो भी काम आप सोचते हो हम हमारे लिए कर रहे, नहीं, आप अपने लिए करोगे तो आपको कोई पैसे नहीं देगा, आपको आजीविका नहीं चल सकती। आप अपने लिए कोई भी काम कर रहे हो, मैं सुबह शाम तक एक्सरसाइज करता रहूं, मुझे कोई कुछ नहीं देकर जाएगा। मुझे कोई कब कुछ देकर जाएगा? जब उसको मैं कुछ दूंगा बदले में। तो 10th हाउस इस तरीके से कर्म का भाव है और इसमें सभी तरीके के वो कर्म है जो हम सेल्फ के लिए नहीं कर रहे, दूसरे के लिए कर रहे हैं। आप पिता हैं, अपने बच्चों का पालन कर रहे हो तो वो दूसरों के लिए कर रहे हो। आप एक हस्बैंड है, अपनी वाइफ का ध्यान रख रहे हो, या वाइफ आपके हस्बैंड का ध्यान रख रही है, वो दूसरों के लिए कर रहे हो। आप अपने माता पिता का ध्यान रखते हो, वो भी 10वां भाव है। और इसके अंदर वो कर्मकांड भी आ जाते हैं जो हम धार्मिक रीति रिवाज के फॉर्म में करते हैं। आपकी मैरिज हुई, मैरिज के लिए किसने कहा है कि हम 7 फेरे लें या कहीं चर्च में जाएं या कहीं मंदिर में जाएं? आप जाइए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और आपकी मैरिज हो जाएगी बगैर किसी कर्मकांड के। तो 10th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होगा। यदि आप उसको रिचुअल्स को फॉलो करते हो देन इट इज ए 10th हाउस, क्योंकि वो कर्मकांड का हिस्सा है। तो 2, 6, 10 वो आपकी जिंदगी को अर्थ प्रदान करता है, आपको जिंदगी को मीनिंग प्रदान करता है, आपकी जिंदगी के अंदर एक गाइडेंस देता है आपको कि हमें किन कामों को किस तरीके से करना चाहिए। वो भी 10वां भाव भी इंडिकेट करता है कि बहुत सारे लोग आपका ट्रेडिशंस को ब्रेक करके जाते हैं। तो जो ट्रेडिशंस पे चल रहे हैं वो चलाने का काम 10th हाउस का है ट्रेडिशंस पर।
और ट्रेडिशन से आपको दूर ले जाने का काम आपका 10th हाउस यदि आपका ठीक नहीं है तो आप ट्रेडिशन से दूर भी चले जाओगे। तो जिंदगी के अंदर आप अच्छे बुरे जो भी कर्म करोगे वो सभी में आपका 10th हाउस का रोल होता है। तो जो ये आपका अर्थ त्रिकोण है 2, 6 एंड 10, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नॉट ओनली आपकी आजीविका को इंडिकेट करता है, ये जिंदगी के अर्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। आपकी जिंदगी का क्या मतलब है, मेरे जीने का क्या मतलब है, वो 2, 6, 10 बताएगा आपको। साथ ही साथ क्योंकि मुझे जीने के लिए और भी चीजें चाहिए तो उसके लिए जो आपको फाइनेंस से लेन देन के हाउसेज हैं 2, 6, 10। 10 को मैं पहले क्यों बता रहा हूं, देखिए 10 को हम क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं उसमें सबसे ज्यादा लेन देन वर्ड मैंने बोला है। कर्म में वो कर्म नहीं है जो आप सेल्फ के लिए कर रहे हो। 10th हाउस उन कर्मों को इंडिकेट करता है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। तो दूसरों के लिए जब आप कर्म करोगे तो बदले में आपको कुछ ना कुछ वो देंगे। तो ये लेन देन के हाउसेज हैं तीनों के तीनों 2, 6, 10। 6 इज ऑल्सो सर्विस, हम किसी की सेवा करेंगे। नौकरी का मतलब आजकल हम सोचते हैं कि आईएएस ऑफिसर है, ये फलाना ऑफिसर है। पुराने जमाने में इन्हें नौकर बोला करते थे, नौकर ही बोलते हैं आज भी। पिछली पीढ़ी के लोग हैं, कौन से डिपार्टमेंट में नौकर है, सरकारी नौकर है, प्राइवेट नौकर है, अब वो चाहे वहां पे सेक्रेटरी लगा हो, मगर वो पुराने लोग उसको नौकर बोलते हैं। बिकॉज आप किसी के अधीन काम कर रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो। आप यदि गवर्नमेंट के नौकर हो तो आप पब्लिक के सर्वेंट हो, एक्चुअल में पब्लिक के सर्वेंट है। हम अपने आप को कुछ भी मान लें तो छठा भाव भी देखिए लेन देन वाला भाव है। आप दूसरे की सेवा कर रहे हो, बदले में आपको कुछ मिल रहा है। तो इस तरीके से 2, 6, 10 आपका धर्म त्रिकोण है। अब आ जाता है 3, 7, 11। तो आपकी लाइफ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारी आजीविका या हमारे आगे बढ़ने के लिए, जीवन यापन के लिए 2, 6, 10 इंपॉर्टेंट हो गया और ये हमारी जिंदगी के अर्थ को भी बताता है। फिर आता है आपका काम त्रिकोण। अब काम में यहां पर है, काम का मतलब कामना है। आपकी जिंदगी के अंदर क्या कामना है, अर्थ त्रिकोण का मतलब है जिंदगी का क्या अर्थ है, कामना है। अब ये कामना है सारा कुछ कराती है हमसे। हम क्यों करेंगे, हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे मन के अंदर कामनाएं पैदा हो रही हैं, इच्छाएं जिसे कहते हैं। और इसीलिए इसको हम काम त्रिकोण बोलते हैं। वो है आपका तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। 3, 7, 11 ये कामनाएं हैं आपकी। 11th हाउस है आपका इच्छाएं पैदा करेगा, 3rd हाउस आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने की कोशिश करेगा, और 7th हाउस एक दूसरी तरीके की कामना है। ये 3, 7, 11 जो है आपके, दैट इज काम त्रिकोण। और काम और अर्थ त्रिकोण दोनों कोरिलेटेड है। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से कोरिलेटेड है। काम त्रिकोण के अंदर तीसरा, 7वां और आपका 11वां भाव आता है। 3rd हाउस आपके पराक्रम को इंडिकेट करता है। 3rd हाउस को सहज भाव कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में। इनिशियली 3rd हाउस को हम आजकल किसी भी चीजों से कोरिलेट करना चाहें, ये सहज भाव है, पराक्रम भाव है, विक्रम भाव है। पराक्रम की क्या जरूरत है, देखिए आप बगैर पराक्रम के कभी भी सक्सेसफुल इंसान बन नहीं सकते जिंदगी के अंदर। आपका जब हम प्रोफेशन में 3rd हाउस देखते ही नहीं है तो हम बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। आपके अंदर साहस और पराक्रम जिस व्यक्ति के अंदर नहीं होगा वो हाईली सक्सेसफुल नहीं होगा अपने कर्म कांडों में। जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं बहुत सारों में बहुत पराक्रम होता है, उन्हें बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। प्लेयर्स होते हैं उनके अंदर पराक्रम होता है, उन्हें भी रिस्क लेना पड़ता है। बगैर पराक्रम के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कारोबार देखिए, जो आपका अर्थ त्रिकोण है वो बगैर काम त्रिकोण के कंप्लीट नहीं होता। अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण पास पास दिए गए हैं। देखिए अर्थ त्रिकोण में भाव आ रहे हैं 2, 6, 10 और काम त्रिकोण में आ रहे हैं 3, 7, 11 जस्ट बाद में। तो 3rd हाउस आपके पराक्रम को इंडिकेट करता है। आपने लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है तो आपके अंदर पराक्रम होना चाहिए। और 3rd हाउस आपका इच्छाओं की पूर्ति का भी हाउस है। जो आपके मन के अंदर विचार आए उन्हें पूरा करने का हाउस है। और इसे पुरुष का पराक्रम भी बोलते हैं। पुरुष का मतलब यहाँ पे पुरुषार्थ से है। मैं मतलब उसको मेल और फीमेल नहीं बता रहा हूं। पुरुषार्थ का जो मीनिंग होता है आपके अंदर एक स्ट्रेंथ जो भी है, ताकत है कुछ कर गुजरने की, वो है। चाहे वो स्त्री है पुरुष, किसी के भी अंदर जो पुरुषार्थ है उसका जो आपका यहाँ पर काम जो करेगा वो 3rd हाउस इंडिकेट करता है। और 11th हाउस जो इंडिकेट करता है आपके अंदर की भावनाओं को, इच्छाओं को। जब तक आपके अंदर इच्छाएं नहीं होगी तब तक आप कोई काम नहीं करोगे। दूसरा 11th हाउस किस चीज को इंडिकेट करता है, जो आप कर्म करके आए 10वें भाव से उसकी ये गेन को इंडिकेट करता है। 11वां भाव जो आपने कर्म किया उसकी जो प्राप्ति हुई, प्राप्ति 11th हाउस है। छठे भाव से जो कर्म किया उसकी प्राप्ति आपका 7th हाउस है। मतलब आपने जो स्ट्रगल की, देखिए 7वां भाव आपका एक काम होता है कि ये पुरुष और महिला के मिलन का भी भाव है।
उसे भी हम काम बोलते हैं। मैं उस काम को यहां से एक्सक्लूड कर रहा हूं, वो आपकी आपस में दो लोगों के बीच की स्थिति है, उसकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मगर यहाँ सातवां भाव छठे भाव का गेन भाव है। छठे भाव से जब आप स्ट्रगल करते हो, प्रयास करते हो, तभी आपको जिंदगी के अंदर एक्सपोजर मिलता है। जो लोग स्ट्रगल करते हैं वही सबके सामने आते हैं। सातवां भाव आपको दुनिया के सामने लेकर आता है, और हर किसी व्यक्ति के अंदर दुनिया के सामने आने की कामनाएं होती हैं, उसके लिए वो व्यक्ति काम करता है। तो सिक्स्थ, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक आप दुनिया के अंदर आपका एक्सपोजर नहीं होगा। तो उस तरीके के काम का भाव आपका सातवां भाव है। जैसे आप देखते हो बिजनेस का भाव सातवां भाव होता है, और बिजनेस कौन सा होता है? कोई भी बिजनेस बगैर स्ट्रगल किए छठे भाव की पूरी तरीके से सेवा की हुए बगैर आपको बिजनेस में कभी आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया हो और उसने कुछ काम नहीं किया हो, स्ट्रगल नहीं की हो लाइफ के अंदर, कुछ न्यू आइडियाज नहीं लेकर आया हो। तो ये आपका 7th हाउस भी एक काम त्रिकोण का हाउस है, और 11वां हाउस आपका इच्छाओं का भाव है। और ये इच्छाओं से अलावा आपके 10वें भाव का ये लाभ है, लाभ भाव बोलते हैं इसको। तो 10th हाउस से जो भी आप कर्मास करते हो उसके बदले आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए, हम सोचते हैं कि लाभ भाव में, बहुत सारे लोग सोचते हैं पैसे आ गए लाभ भाव है, नहीं। 10वें भाव से हम सभी तरीके के कर्म करते हैं। मैंने कहा लेना देना, आपने किसको क्या दिया, बदले में आपको क्या मिला। भाई काइंडली म्यूट रखिए, कोई डिस्कशन तो हो रहा है। आपको मैं सबको अपॉर्चुनिटी दूंगा। देखिए, ये कोई कहीं लिखी हुई चीजें तो है नहीं है, मैं अपने माइंड से पढ़ाता हूँ आपको जो भी पढ़ाता हूँ। अब माइंड से पढ़ाता हूँ, आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो मेरा फ्लो खराब हो जाएगा, और मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि माइंड से चीज़ें फिर निकल जाएंगी। तो एक बार मेरा फ्लो कंटिन्यू रहने दें, और आपने जो भी पूछना हो तो वो आप मेरे से एंड में पूछ लेना। सब म्यूट रखें प्लीज़। तो देखिए, 10th का कहा मैंने कर्म भाव है, तो लेना देना जो भी कुछ करना है यहाँ से, तो आप जब ले देकर क्या गेन मिलता है? पैसे थोड़ी मिलते हैं केवल। हम सोचते हैं कि पैसा मिल गया। 11th हाउस आपका प्रॉफिट का भाव है, लाभ भाव जरूर बोला, मगर लाभ हर तरीके का होता है। ये आपका फ्रेंड सर्किल का भी भाव है, सोशल सर्किल का भी भाव है। तो ये भी तो बहुत बड़ा लाभ है। वही जो पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस क्या होते हैं? पॉलिटिशियन किसे बोलते हैं? जो बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं उससे ज्यादा सक्सेसफुल तो कोई नहीं होता। उनको बदले में क्या मिलता है? आपका एक सोशल सर्कल मिलता है, जान पहचान सर्कल होगा। उससे क्या होगा? सारे काम निकलवा लेते हैं, जिस भी व्यक्ति के पास जाएंगे उनके काम पूरे हो जाएंगे। फर्दर ये आपका इच्छाओं का भी भाव है, हर तरह की इच्छाओं का भाव है। वैसे इसे एक्चुअली आपका महिला स्त्री का वो बोलते हैं हम काम। स्त्री का काम का मतलब डेलिकेसी, लिंकअप बनाना, उस तरीके का काम है। जैसे तीसरा भाव पुरुषार्थ को रिप्रेजेंट करता है, वो भी काम भाव है। 11वां भाव आपका एक तरीके से ये आपका सोशल सर्किल कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, आप दूसरे लोगों से कनेक्ट हो गए। इच्छा आपका 11वां भाव भी बताता है, इच्छा आपका तीसरा भाव भी बताता है। 11वां भाव इच्छाएं पैदा करता है, और तीसरा भाव इच्छाओं को पूरी करता है। इस तरीके से हम इसको मानकर चलेंगे। तो ये आपके चार जो त्रिकोण है, उसके अंदर जब हम प्रोफेशन की बात करेंगे, तो प्रोफेशन में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आपका अर्थ त्रिकोण। आपकी जिंदगी का अर्थ क्या है, जिंदगी में आप क्या करने वाले हैं, जिंदगी का क्या मतलब है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट त्रिकोण होगा वो होगा काम त्रिकोण। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लाइफ के अंदर आगे बढ़ते हैं, प्रोफेशन के अंदर सक्सेसफुल होते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब तक प्रॉपर नहीं है तब तक आप किसी भी इंडिविजुअल हाउस को देखकर प्रोफेशन के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन देने की गलती ना करें। दशम देख लिया, 10th लॉर्ड देख लिया, और वो देख लिया, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल जो चीजें हम यूज करते हैं वो आपके हमारे कहीं कहीं रिजल्ट मिल जाते हैं तुक्केबाजी में। मगर आपको यदि किसी व्यक्ति का ओवरऑल देखना है तो इनको आपको दोनों त्रिकोण को देखना पड़ेगा। तो मैंने दोनों त्रिकोण का मतलब बताया। अब हमें एक्चुअली देखना क्या है, किस गाइडलाइन पर मैं आगे बढ़ूंगा इस कोर्स के अंदर, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, दो त्रिकोण बताए मैंने आपको, एक तो धर्म त्रिकोण बताया, एक वो सॉरी धर्म त्रिकोण को मैंने छोड़ दिया है। वैसे धर्म त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, कि ये लक्ष्मी स्थान है। और लक्ष्मी को हम पैसे से कोरिलेट कर लेते हैं, बाकी लक्ष्मी का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हम उसको लक्ष्मी का मतलब मान लेते हैं कि पैसा है। नो, ये आपका उस पैसे वाली लक्ष्मी नहीं है।
ये लक्ष्मी हमारी लाइफ के अंदर, लक्ष्मी का मीनिंग होता है कोई भी किसी भी तरीके की आपके पास धार्मिक वेल्थ है वो लक्ष्मी है, इसलिए इन्हें लक्ष्मी स्थान माना जाता है। वो धीरे धीरे टाइम के साथ हम उसको पैसे से लिंक करने लग गए। हालांकि इन्हें धन भाव भी माना जाता है, मगर वो धन नहीं है ये। वो धन है आपका दूसरा और 11वां भाव, जिस धन को हम धन मानते हैं आज के समय पर। 159 एक दूसरे तरीके का धन है। आपका ज्ञान का धन हो सकता है, आपके भाग्य का धन हो सकता है, उस तरीके संस्कारों का धन हो सकता है, मगर 159 उस तरीके का मेटेरियल धन ये नहीं है। मेटेरियल धन में जो इंपॉर्टेंट हाउसेज होते हैं वो आपके होते हैं 2 एंड 11। 11 आपका लाभ है मेटेरियल का, और सेकंड हाउस आपका उसका स्टोरेज है आपके पास, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड मनी। अब देखिए इसमें सबसे आपने एक सुना होगा उपचय हाउसेस, उपचय हाउसेस। तो जब हम उपचय हाउसेस की जब तक बात नहीं करते तब तक हम प्रोफेशन में बिल्कुल अधूरी बात कर रहे हैं। देखिए उपचय हाउसेस कौन से हैं? तीसरा भाव, 3, 6, 10 और 11। इनका रोल होता है जो लोग नौकरी करते हैं, 3, 6, 10, 11 और 7 यदि ऐड कर देते हैं तो वो पर्सन हो जाता है बिजनेसमैन। बस इन्हीं भावों का रोल है आपका आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस होने के लिए। आपको चाहे आप नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आपके अंदर पराक्रम होना चाहिए। मींस द थर्ड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपके अंदर पराक्रम ना होगा आप कुछ ही नहीं कर सकते। आपको नौकरी भी मिल गई, पराक्रम का मतलब होता है एफर्ट। एफर्ट आपको करना पड़ेगा यदि आपने लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है किसी भी एरिया के अंदर। बगैर एफर्ट के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। 6th हाउस इंडिकेट द स्ट्रगल। नौकरी अपने आप में एक स्ट्रगल है, कोई भी नौकरी बगैर स्ट्रगल के नहीं होती। आप किसी के अधीन आधिपत्य में काम कर रहे हो, तो जब भी आधिपत्य में काम करोगे तो आपको लाइफ के अंदर स्ट्रगल सिखाएगा छठा भाव। 10th हाउस इज योर ऑल काइंड ऑफ ए प्रोफेशन। जब मैं आजीविका की बात कर रहा हूं तो इस आजीविका को भी 10th हाउस इंडिकेट करेगा, उस पर मैं अभी बात करूंगा फर्दर पार्ट में। और 11वां भाव आपका एक्चुअली अर्निंग है। इन सभी चीजों से जो आपको मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है, वो आपका 11th हाउस इंडिकेट करता है। तो आपको जब भी किसी भी पर्सन की नौकरी से रिलेटेड देखना है किस तरीके का उसका कैरियर होगा। 10वां भाव देखकर छुट्टी नहीं करेंगे हम। 10th हाउस देख लिया, बस 10th लॉर्ड देख लिया, बस हो गया चमत्कार और आपने सब कुछ पता चल गया हमें। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको ओवरऑल यदि कुंडली को एनालिसिस करना है प्रोफेशनल फ्रंट पर कितनी सक्सेस मिलेगी, ये चारों भावों का कोरिलेशन होना चाहिए। चारों भावों की स्थिति एक सर्टेन वे में हमें देखनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि चारों भाव स्ट्रांग हो तभी पर्सन सक्सेसफुल होगा। आपको रूट पता चल जाएगा किस चीज के थ्रू वो सक्सेसफुल होगा। 3, 6, 10, 11 आर द इंपॉर्टेंट हाउसेज जिन्हें उपचय हाउसेज बोलते हैं। वो वृद्धि को भी इंडिकेट करते हैं। तो प्रोफेशन में ये 4 हाउसेज की इंपॉर्टेंस है। अब आपको हो गया कि पैसा तो सेकंड हाउस से आता है, अर्थ त्रिकोण। अर्थ के लिए आपको अपना प्रोफेशन देखने की जरूरत नहीं है। वो तो माँ बाप पैसे वाले हैं तभी भी अर्थ हो सकता है आपके पास। सेकंड हाउस को एक्सक्लूड कर दिया। आप कह सकते हो कि अर्थ त्रिकोण का दूसरा भाव क्यों हटाया मैंने, बाकी तो ले लिए 6 और 10 ले लिए। अर्थ त्रिकोण का दूसरा भाव क्यों हटाया? क्योंकि सेकंड हाउस इज ओनली रिप्रेजेंटिंग द लिक्विड मनी। अब लिक्विड मनी में आपका अपने प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं। आपकी पैसा आपको माँ बाप की यदि प्रॉपर्टी है, आपके उनके पास वेल्थ है तो उससे भी मिल जाएगा। तो आपके अपने एफर्ट की जरूरत नहीं है। मैं जिस प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ वो सेल्फ एफर्ट का प्रोफेशन है। अपने आप जिस प्रोफेशन को आप जिसके थ्रू आप आजीविका एक्वायर कर रहे हो उसमें सेकंड हाउस का रोल नहीं है। उसके अंदर तीसरा, छठा और 10वां, 11वां। फिर मैंने देखिए काम त्रिकोण के 7th हाउस को कंसीडर किया है इन केस ऑफ ओनली बिजनेस। और बिजनेस के अंदर मेनली क्या होता है, आप किसी भी तरीके का बिजनेस करिएगा आप ध्यान से सोचिए, बगैर पार्टनरशिप का कोई बिजनेस नहीं होता। अब सोचो मैं तो अपनी दुकान खोल के बैठा हूं, उसमें भी पार्टनरशिप होती है। आप ध्यान से समझिएगा। आप जब कोई भी अपनी भी दुकान खोल के बैठे होते हैं तब जब आप सामान खरीद बेच रहे होते हैं, आपके पास जो भी सेल्स एजेंट होते हैं उनके थ्रू आपका कनेक्शन होता है, उनके थ्रू आपकी बातचीत होती है कि तेरी ये चीज मैं ऐसे बेच दूंगा, तू मुझे इतना कमीशन दे देना। मेडिकल स्टोर पे आप जाते हो, जो मेडिकल स्टोर वाले लोग होते हैं वो समझ सकते हैं कि वहां पर वो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या आते हैं, अपने मेडिकल स्टोर वाले के पास जाएंगे, उसे कन्विंस करेंगे कि हमारी मेडिसिन बेचो। डॉक्टर के पास जाएंगे कि हमारी मेडिसिन वो करो, आप रेफर करो, आपको हम इतना कमीशन देंगे। अब ये जो काम हो रहा है व्हाट इज दिस इज ए काइंड ऑफ पार्टनरशिप। दो लोग एक दूसरे के इंटरेस्ट में आ रहे हैं। तो 7th हाउस यहाँ पर
पार्टनरशिप का हाउस इसे मानकर आप चलेंगे। तो जब पर्सन बिजनेस में पार्टनरशिप का इन्वॉल्वमेंट होगा, नौकरी में पार्टनरशिप का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो 3, 6, 10, 11 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस जब हम किसी भी चीज की बात करेंगे। ये मैंने आपके इसका एक थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हम किस तरीके से किन किन भावों की क्या इंपॉर्टेंस है प्रोफेशन के अंदर। अब 10वें भाव के अंदर मैं आपको एक बिल्कुल नई चीज अभी कराऊंगा आज की क्लास में, और कमिंग क्लासेस में भी ऐसे ही चलेगा। एक पॉइंट होता है, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आपको पता होगा ज्योतिष ऐप में किस तरीके से मिड कस्प को देखते हैं। मैं मिड कस्प पर आने वाला हूँ। तो ज्योतिष ऐप में आपके जो डाउट है यू जस्ट नोट इट डाउन, और मिड कस्प का मैं आपको आइडिया देकर आपसे जो भी डाउट्स होंगे वो लूंगा। मिड कस्प एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये आपका 10th हाउस से लिंकअप होता है। तो आप ऐसा मानकर चलिए कि पूरा 10वां भाव आपके प्रोफेशन को इंडिकेट नहीं करता। 10th हाउस के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, वो आपके प्रोफेशन के बारे में सारा कुछ कहानी वही बताएगा। ये इंटरनल 10th हाउस की मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ, रिसर्च नहीं मतलब क्लासिक्स के बेस पर बता रहा हूँ, कोई अपनी क्रिएटेड रिसर्च नहीं है या खुद पढ़ी हुई रिसर्च नहीं है कि हम पूरे 10वें भाव को पकड़कर चलते हैं। 10th हाउस को पूरे को आप पकड़ सकते हो, मगर 10th हाउस का जो आपके प्रोफेशन या आजीविका से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आपके कर्मों का, क्योंकि आजकल क्यों आपके कर्म किस पर डिपेंड है? 10th हाउस इज योर हाउस ऑफ द कर्मास। अब कर्म में हम आज के जमाने में हम और कोई कर्म अक्सर बहुत कम करते हैं। हमारा सारा का सारा फोकस वो आपके प्रोफेशन या आजीविका पर होता है। तो जिस व्यक्ति का सारा फोकस आजीविका पर है, आपका मिड कस पे उस चीज के रिजल्ट बताएगा जिस पर आपका पूरी तरीके से फोकस है। लाइफ के अंदर जिस भी चीज पर आपका पूरा फोकस है उसके बारे में आपको देखना है, तो आप मिड कस को देखिए। किस तरीके से मिड कस को देखेंगे, क्या यूटिलिटी है, ये मैं भी आपको यहां पर शेयर करने वाला हूं। देखिए क्या तो होता है इसके बारे में मैं सारी डिटेल यहां पे आपको बताने वाला हूं। पीडीएफ आपको इसका मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं मिड हेवन ऑब्लिक मिड कस्प। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन मेरा ही अपना प्रिपेयर्ड है। यहां पर क्या होता है, व्हाट इज मिड हेवन, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ये एक्चुअली 10वें भाव का भाव मध्य है। 10th हाउस का भाव मध्य होता है। जनरली हर भाव का भाव मध्य इंपॉर्टेंट होता है, आपको मालूम है रिजल्ट देने में। सभी भाव का जो सबसे बली पॉइंट होता है, स्ट्रोंगेस्ट पॉइंट होता है, वो उस भाव का मध्य होता है, मानकर चलिए आप। लग्न जो होती है वो आपका असेंडेंट फर्स्ट हाउस के भाव मध्य को लग्न बोलते हैं। तो फर्स्ट हाउस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आपका लग्न होती है। इसी तरीके से 10th हाउस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो भाव मध्य होता है। आपके बारे में, इंडिविजुअल के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी फिजिक के बारे में, आपके शरीर की स्ट्रेंथ के बारे में, वो आपकी लग्न होती है। और लग्न में भी सबसे स्ट्रोंगेस्ट पॉइंट आपका असेंडेंट की डिग्रीज होती हैं। किस डिग्री पर आपकी लग्न है उसकी अपने आप में बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है, तो उसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो इसी तरीके से अपने 10th हाउस का जो भाव मध्य होता है उसे हम बोलते हैं मिड हेवन या मीडियम कॉली, MC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका सबसे स्ट्रोंगेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और इसकी हेल्प से ही हम एक्चुअली आपकी कुंडली के सभी भावों का भाव मध्य फाइंड आउट करते हैं, इससे ही MC की बेस पर। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जो मैंने आपको भेजा भी है, किस तरीके से देखते हैं। जिनके पास एस्ट्रो से वो कोई भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है यदि, तो उसके अंदर आपका MC आपको वैसे ही मिल जाएगा देखकर। और जिनके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है वो ज्योतिष ऐप में जाएं और आप MC फाइंड आउट कर लें। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये होता कहाँ पर है और क्या होता है। जैसे 10th हाउस में ही आपको मिलेगा, कभी कभी 11वें भाव में मिल सकता है, कभी कभी वेरी रेयरली, मैक्सिमम केसेस में 10th हाउस में मिलेगा, क्योंकि 10th हाउस का ही एक बिंदु है और ये इसकी एक सर्टेन डिग्री होती है, वो एक इंपॉर्टेंट होती है आपकी कुंडली में। प्रोफेशन से रिलेटेड या आप जो भी कर्मास कर रहे हो उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही MC की डिग्री है, और इसका साइन है और इसका लॉर्ड है। लॉर्ड तो वही होगा, साइन और लॉर्ड वही होगा जो हम 10वें भाव से सभी प्रोफेशंस को देखते हैं। मगर आपको प्योरली आपको इंडिकेट करना है, बिल्कुल पिन पॉइंट करना है, तो ये MC सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसे हम मिड हेवन यहाँ पर बोलते हैं। ये आपको 10th हाउस के अंदर मिलेगा, इसकी एक सर्टेन डिग्री होती है, तो वो आप देख सकते हो उस ऐप को यूटिलाइज करके भी।
अब देखिए डेफी इसका मैं पहले थ्योरेटिकल कुछ पोर्शन बताऊंगा जिससे आपको समझ में आए, फिर इसको हम यूटिलाइज करके आपके प्रोफेशन से रिलेटेड प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये एक्चुअली क्या है इन मिड हेवन, ये इट मार्क्स द कस्प ऑफ द 10th हाउस एंड रिप्रेजेंट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई दैट एनी प्लेनेट कैन रीच एट द मोमेंट ऑफ बर्थ। आपका हाईएस्ट पॉइंट जो होता है स्काई में, एक्चुअली जो आपका मेरिडियन होता है उसको, जो भी आपका सन का एक्लिप्टिव जो हाईएस्ट पॉइंट पर जहां पर भी कट करता है, ऐसा मानकर चलिए जब आपका जन्म हुआ तो आपके ऊपर स्काई के अंदर जो पॉइंट होगा बिल्कुल आपके टॉप पर, उसको हम मिड हेवन बोलते हैं और वो हाईएस्ट पॉइंट होता है और वो आपके हाइट्स को इंडिकेट करेगा। आप कितनी ऊंचाई पर पहुंचोगे अपने कर्मों पर, वो मिड कस्प आपका इंडिकेट करेगा। इसलिए इसको 10वें भाव में बैठा हुआ है, इसको एक स्पेशल पॉइंट दिया हुआ है। डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेशंस क्या है देखिए इसके। द मिड हेवन इज द पॉइंट वेयर द एक्लिप्टिव, एक्लिप्टिव वो है जो सूर्य जिसके अलोंग मूव करता है, वो पाथ है। द सन्स अपरेंट पाथ, वैसे तो सन मूव नहीं करता मगर हम आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मान के चलते हैं कि सन मूव कर रहा है, तो जिस रास्ते के अलोंग वो मूव कर रहा है वो एक्लिप्टिव है। इट इंटरसेक्ट द लोकल मेरिडियन, जो लोकल मेरिडियन है नॉर्थ साउथ लाइन होती है उसको एक्लिप्टिव जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसे, और ये हाईएस्ट एलिवेशन है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है जिसे हम मिड कस्प या एमसी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग है, एस्ट्रोलॉजिकली मिड हेवन आपको क्या क्या बताता है। देखिए मिड हेवन से आपको क्या क्या पता चलेगा, आपका कैरियर एंड प्रोफेशन पता चलेगा, आपकी पब्लिक इमेज एंड रेपुटेशन भी इसी से पता चलेगी। बहुत लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होती, पब्लिक इमेज अच्छी नहीं होती। बहुत लोगों की रेपुटेशन और पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होती है, वो आप एमसी से पता कर पाओगे। कि आपको पता है देखिए नेम फेम का कॉम्बिनेशन हम 10वें भाव और लग्न से देखते हैं, तो 10th हाउस में आपकी नेम फेम को कौन इंडिकेट करेगा, यदि आप बिल्कुल ही पिन पॉइंट करना चाहो तो वो पिन पॉइंट करेगा आपका दिस मिड कस्प। इससे हमें पता चलेगा लाइफ गोल्स एंड अचीवमेंट, आपकी लाइफ के अंदर कौन कौन से आपके गोल्स होंगे और आप क्या अचीव करोगे, वो सब चीजों के बारे में हम 1 बाई 1 बात करेंगे। सोशल स्टैंडिंग एंड रिकॉग्निशन, ये सारी चीज मतलब 10वें भाव के अभी तक आप जिन कार्यकर्ताओं की बात किया करते थे, 10th हाउस जिसे बोलते थे, 10th हाउस को हटाकर मैं उसके अंदर एक पॉइंट पर पहुंच गया हूं मिड कस्प, वो एक्चुअल में उन सारी चीजों को बताता है कि आपका कितना नेम फेम होगा, आपकी पब्लिक के अंदर क्या इमेज होगी, आपका कैरियर सक्सेसफुल होगा, किस डायरेक्शन में आपका कैरियर होगा। दैट विल डिस्कस, मैं आपको समझाऊंगा एमसी के बेस पर कैसे पता चलेगा हमें कि हमारा कौन सी डायरेक्शन में प्रोफेशन होना चाहिए। ये मैं पहले से ही क्लैरिफाई कर देता हूं, देखिए बिगिनिंग में ही एजुकेशन एंड प्रोफेशन हमारा इस कोर्स का नाम है। आप किसी को ये बताने की गलती मत करना तेरी एजुकेशन ये होगी और तेरा प्रोफेशन ये होगा, आप समझिएगा इसे। आपकी कुंडली इंक्लिनेशन इंडिकेट करती है कि आपका इंक्लिनेशन किस डायरेक्शन में है, मगर देश काल और परिस्थिति के हिसाब से हम लोग जो हमारा इंक्लिनेशन है, हमारी सेल्फ चॉइस वाली चीजें नहीं करते। तो आपकी जो एजुकेशन और प्रोफेशन मेनली देश काल परिस्थिति के पर निर्भर ज्यादा करती है बजाय आपकी कुंडली पर। आपकी कुंडली ये बताएगी कि आपका खुद का इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मगर आप वो करते हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रीजन मैं आपको बता देता हूं। तो मैं अर्लियर लास्ट क्लास जिन्होंने अटेंड की होगी कल की, तो उसमें भी मैंने यही बात बताई थी, तो मैं आपको क्लैरिफाई करना जरूरी बता देता हूं। पहली बात तो कोई भी ये गलती ना करे कि किसी का प्रोफेशन पिन पॉइंट करने की गलती ना करे, कोई भी किसी की एजुकेशन पिन पॉइंट करने की गलती ना करे कि ये फला एजुकेशन करेगा। आप गलत प्रूफ हो गए कहीं पर, आप सही प्रूफ हो गए तो वो आपका फ्लूक होगा, तुक्केबाजी होगी और कुछ भी नहीं होगा। रीजन बिहाइंड दैट, अभी आप इंडिया का पर्सपेक्टिव देखिए, मैं आपको 90s 80 से आज तक की बात बता देता हूं अपनी। मेरे एल्डर ब्रदर थे 79 में, उस समय पर सिविल इंजीनियरिंग का बड़ा बोलबाला था, तो उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग ली, टॉप किया, तो उनको सिविल इंजीनियरिंग मिल गई, ले ली। हम आए, हमारे टाइम पर सिविल इंजीनियरिंग को लेता ही नहीं था कॉलेज में। सारी इंजीनियरिंग उस टाइम पर, इंजीनियरिंग आज की तरह नहीं थी। उस टाइम इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होना आज के आईआईटी में सिलेक्शन होने जैसा ही था, होता नहीं था, बड़ी बहुत कम सीट थी। हमारे टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बोलबाला हो गया, सिविल इंजीनियरिंग की सीट खाली चली जाती थी, सारे जितने भी टॉपर्स थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते थे। इसके बाद धीरे धीरे समय आया और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बोलबाला हो गया, तो सारे लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाने लग गए, जो आपका 90s में, मिड 90s के आसपास। आजकल तो इंजीनियरिंग एक सबसे, ये मान के चलिए सबसे सस्ती और सबसे
बेसिक सी एजुकेशन, इंजीनियरिंग कोई भी कर सकता है, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। तो क्या उन लोगों की कुंडली में सिविल इंजीनियरिंग के योग थे क्या? नहीं। उन लोगों की कुंडली में क्या इलेक्ट्रॉनिक्स के योग थे क्या? नहीं। ये ट्रेंड था कि जो इंटेलिजेंट होता था वो साइंस लेता था, जो थोड़ा कम इंटेलिजेंट होता था वो कॉमर्स लेता था, और जिसको कोई सब्जेक्ट नहीं मिलती थी वो आर्ट्स लेता था। तो उनकी कुंडलियों में थोड़ी योग थे आर्ट्स लेने के, साइंस लेने के। ये देश काल परिस्थिति थी। हाँ, मगर कुंडली देखकर आप ये बता सकते हो उसका एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या होगा, उस पर्सन का माइंड सेट क्या होगा, उस पर्सन का मन लगेगा नहीं लगेगा, वो फोकस्ड होगा या नहीं होगा। अब आपको किस तरीके से प्रेडिक्शन करनी है? जो व्यक्ति फोकस्ड है तो वो जो चाहेगा उस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हो जाएगा, ये हम बोलेंगे। मगर ये करने की गलती बिल्कुल मत कर देना, ये टेक्निकल प्लेनेट है, ये नॉन टेक्निकल प्लेनेट है। कोई भी एजुकेशन नॉन टेक्निकल नहीं है आज की डेट में। आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, आप देखो एस्ट्रोलॉजी में हम कोई भी चीज नॉन टेक्निकल यूज नहीं कर रहे। आप कंप्यूटर के थ्रू स्टडी कर रहे हो, आप एक मोबाइल से आप कुंडली बनाते हो, मोबाइल से आप दशाएं देखते हो, ऑनलाइन आप वो कंसल्टेंसी देते हो, सारा कुछ कंप्यूटराइज हो गया। नॉन टेक्निकल क्या बचा है इसके अंदर? कुछ भी नॉन टेक्निकल नहीं है, सारी चीजें हम टेक्निकल देख रहे हैं। इसी तरीके से तो आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल के चक्कर में मत फंसना कि मेलिफिक प्लेनेट है, ये नॉन टेक्निकल एजुकेशन को बताता है। नहीं, आप इन चक्करों में बिल्कुल ना फंसे। हमें केवल एटीट्यूड देखना है, डायरेक्शन देखनी है। प्रोफेशन में भी आपको देखना है कि ये पर्सन, जो भी प्रोफेशन होगा उसमें क्वालिटी क्या होगी वो आप पक्का बता सकते हो। जो भी एजुकेशन होगी उसमें क्वालिटी क्या होगी ये आप पक्का बता सकते हो। उसका माइंड सेट कैसा होगा, मतलब एजुकेशन वो पढ़ रहा है तो पढ़ने में मन लगेगा नहीं लगेगा, पढ़ाई में वो अपना पूरा फोकस होगा या नहीं होगा, ये आप इंडिकेट कर सकते हो। ये इंडिकेट करने की गलती मत करना कि ये एजुकेशन होगी। और आजकल तो डाइवर्सिफिकेशन है, इंजीनियरिंग की फिर एमबीए कर लिया, 12th तक आपके पास साइंस थी, आपने बीबीए कर लिया, अब क्या आप एजुकेशन बता रहे हो उस व्यक्ति की? तो इन चक्करों में हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल रियलिटी बता रहा हूं, तो रियलिटी पे हमें चलना है। थ्योरिटिकल कभी भी किसी भी क्लासिक्स को एज इट इज लेने की जरूरत नहीं है, अपना माइंड हमें हमेशा लगाना है। चलो, तो यहाँ पे 10th हाउस में हम देखते हैं आपका ये जो मिड कस्प है, ये बताता है कैरियर एंड प्रोफेशन, पब्लिक इमेज एंड रेपुटेशन, लाइफ गोल्स एंड अचीवमेंट, सोशल स्टैंडिंग एंड रिकॉग्निशन, हाउ यू आर परसिव्ड बाय द आउटर वर्ल्ड। दुनिया आपके बारे में क्या समझती है ये भी आपको 10th हाउस से पता चलेगा, जो कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर पद लग्न आपकी ये बताती है। आरूढ़ लग्न जिसे बोलते हैं कि आप दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ पर ये मिड कस्प आपको ये सारी चीजें बताएगा। इन ए सेंस द मिड हेवन रिफ्लेक्ट योर प्रोफेशनल डायरेक्शन एंड वर्ल्डली डेस्टिनी। आपकी प्रोफेशनल डायरेक्शन क्या होगी और दुनिया के अंदर आपका उस प्रोफेशन के अंदर भाग्य किस तरीके से काम करेगा, वो सब आपको मिड कस्प से पता लगने वाला है। अब हाउ द मिड कस्प इज कैलकुलेटेड, तो एक कैलकुलेशन के पार्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी कि मिड कस्प को हम किस तरीके से देखेंगे। जिन पर पाराशर लाइट है उन्हें मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर ये पाराशर लाइट है, यदि आपके पास ज्योतिष ऐप में आपको मिलेगा, वो मैंने आपको एक वीडियो अपलोड कर दिया था, आप उसे वॉच कर लेना, आपको वहां पर मिड कस्प पता चल जाएगा। 10th हाउस का कस्प है पाराशर लाइट में। यहाँ पर ये इसमें ऑप्शंस में यदि आप जाओगे, शायद ऑप्शंस ही है, हाँ, तो ऑप्शंस में यदि हम जाएंगे तो इसके अंदर आ जाता है। यहाँ पर इस जगह पर जाओगे तो ये आपका प्राण, पद लग्न, गुलिका, मंडी, यहाँ पे मिड हेवन वगैरह ये सब देख सकते हो इसके अंदर। ये मिड हेवन ही बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना, मिड हेवन ही है ये। इसको आप डालोगे तो आपको मिड हेवन आ जाएगा, और ये अक्सर 10th हाउस के अंदर आता है। बाकी आप ज्योतिष ऐप यूज कर लीजिए, इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो वाई इज द मिड हेवन मैटर्स, तो मैंने ऑलरेडी बताया था, एस्ट्रोलॉजर्स यूज द मिड हेवन टू अंडरस्टैंड की एस्पेक्ट्स ऑफ पर्संस आउटर लाइफ। आउटर लाइफ है, इंटरनल लाइफ के बारे में नहीं बताता, वही कैरियर डायरेक्शन वगैरह जो मैंने बताया। अब देखिए क्या होता है, मिड हेवन रिप्रेजेंट की डायमेंशंस ऑफ पर्संस पब्लिक एंड प्रोफेशनल लाइफ। इट रिफ्लेक्ट हाउ एन इंडिविजुअल एंगेज विद सोसाइटी एंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड। ये आपको बताएगा कि आप सोसाइटी से किस तरीके से एंगेज होते हो और आपको दुनिया किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेगी। आप सक्सेसफुल प्रोफेशनल किसे बोलते हैं? हम कहते हैं ना कि सक्सेसफुल प्रोफेशनल है। सक्सेसफुल वही है जिसे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। पब्लिक में आपका क्या इमेज है, पब्लिक आपके बारे में क्या जानती है, आपके फ्रेंड और रिश्तेदार आपको क्या समझते हैं, वही तो प्रोफेशनल सक्सेस होती है।
प्रोफेशनल सक्सेस अपने आप में सक्सेसफुल होना नहीं है, दूसरे लोग आपके बारे में जिस सक्सेसफुल जिसे मानते हैं उसे हम प्रोफेशनली सक्सेस पर्सन मानकर चलते हैं। व्हाट द मिड हेवन रिप्रेजेंट कैरियर एंड पब्लिक लाइफ में ये बताता है योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, प्रोफेशनल एम्बिशंस एंड रोल इन सोसाइटी। ये बताएगा मिड हेवन आपको, जो मिड हेवन है वो कैरियर एंड पब्लिक लाइफ में आपके बारे में क्या बताएगा, आप सक्सेस किस चीज को मानते हो, वो मिड हेवन से पता चलेगा। हर आदमी सक्सेस अलग अलग चीज को मानता है। एक आदमी सक्सेस इसको मानता है कि वो जो काम कर रहा है वो ईमानदारी से कर लिया। एक आदमी सक्सेस मानता है कि वो जो काम कर रहा है उसको लोग आइडेंटिफाई करें। एक आदमी सक्सेस मानता है उसको ना ही केवल आइडेंटिफाई करें बल्कि उसके बदले में उसको अवार्ड मिलेगा, तभी वो अपने आप को सक्सेसफुल मानेगा, अदरवाइज वो अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानेगा। जैसे आपने कहीं नौकरी करने गए, आपको आपके बॉस ने काम दे दिया, आपने कर लिया। एक तो ये होगी आपके लिए वही सक्सेस है कि भाई बॉस ने काम दे दिया, बट ठीक है मैंने कंप्लीट कर दिया और मैं सेटिस्फाइड हूं। दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा कि ये बॉस ने, मैंने काम किया और मैंने कर लिया सक्सेसफुल, अब बॉस 10 लोगों को बताइए कि देखो इसको मैंने काम दिया था, इसने फटाफट कर दिया। ये सेकंड टाइप और सक्सेस है। तीसरा व्यक्ति ये एक्सपेक्ट करता है कि मैंने, बॉस ने मुझे काम दिया, मैंने कर दिया, तो वो पर्सन इसे ना ही केवल बताया और बदले में मुझे दूसरे लोगों से अप्रिसिएट कराए और 10 लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कराएं और कोई अवार्ड मिल सकता है तो अवार्ड मिले। ये 3 तरीका है। तो ये डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है। प्रोफेशनल एम्बिशंस भी आपका यही बताएगा कि आपकी किस तरह की एम्बिशंस हैं। एम्बिशंस भी अलग अलग होती हैं। कई लोगों को यह होता है कि बस मुझे नौकरी मिल गई, मेरा काम चलता रहे। कई लोगों को यह मिलता है कि भाई मुझे नौकरी मिले, साथ में प्रमोशन भी हो, बड़ी पोस्ट मिले। और कई लोगों का यह होता है कि नहीं, ना ही केवल मेरी नौकरी हो, ना ही केवल मेरी पोस्ट हो, बल्कि मेरे पास पावर भी होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं प्रोफेशन एम्बिशंस। एंड रोल इन सोसाइटी, आपका रोल क्या होगा ये भी एमसी मिडकस बताएगा। कई लोग काम कर रहे होते हैं मगर सबड्यूड होते हैं, अपने आप में काम कर रहे होते हैं। दूसरे लोग ये होते हैं कि वो उसी काम को कर रहे होते हैं मगर उससे वो सोसाइटी के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं। और तीसरे लोग ऐसे होते हैं जो वही काम कर रहे हैं और सोसाइटी के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मगर सोसाइटी भी उन पर डिपेंड होती है कि ये पर्टिकुलर काम तो यही आदमी करेगा। उसी काम के बारे में बता रहा हूं मैं। सेम काम में एक व्यक्ति काम कर रहा है, अपने आप कर लिया छुट्टी, दूसरा काम कर रहा है वो सोसाइटी उस पर डिपेंड कर रही है, और तीसरा वो व्यक्ति हो जाएगा। आप जैसे देखते हो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है आपका, किसी समय पर टेलीफोन डिपार्टमेंट हुआ करता था। उसमें क्या होता है, जो लोग काम कर रहे हैं आपके ऊपर दूसरे लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। आपका यदि काम प्रॉपर नहीं है तो वो लोग सफर करेंगे। तो वो भी आपको इससे ही पता चलेगा कि आपका जो नेचर ऑफ वर्क होगा वो किस तरीके का होगा। फर्दर सोशल स्टेटस, आपका प्रोफेशन के थ्रू सोशल स्टेटस मिलेगा, ये भी एमसी बताएगा। हाउ यू आर परसीव्ड पब्लिकली इंक्लूडिंग रेपुटेशन, रिकॉग्निशन एंड फेम। तो आपका ये मान लीजिएगा कि आपका जो नेम फेम है वो भी आपका मिड का जो 10th हाउस बताता है। 10th हाउस को मैं यहाँ पर एमसी पर उसको पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद आता है लीगेसी, व्हाट यू आर रिमेंबर्ड फॉर एंड द कंट्रीब्यूशन यू मेक टू द वर्ल्ड। मतलब ये लीगेसी है। बहुत लोग जाने के बाद भी जानते रहते हैं। महात्मा गांधी को आप जानते हो, अंबेडकर को आप जानते हो, नेहरू को आप जानते हो, इनसे बड़े बड़े कितने लोग हुए हैं जिन्होंने इनसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया है, मगर बहुत लोगों को आप नहीं जानते। इसको हम लीगेसी बोलते हैं। गांधी फैमिली चली आ रही है अभी तक, और उनसे इक्वलेंट या उनसे भी बेटर कितने ही लोगों ने कंट्रीब्यूट किया होगा, उन्हें कोई नहीं जानता। ऐसे कितने ही लोग हैं जो देश के अंदर आए। तो आपका लीगेसी भी, ये भी आपका एमसी पर ही डिपेंड करेगा कि उसकी क्या स्थिति है। देखेंगे कैसे, मैं बाद में आपको बताऊंगा। इनिशियली हमें क्या क्या पता चलेगा वो मैं बता रहा हूं इसमें। अथॉरिटी एंड अचीवमेंट, योर रिलेशनशिप विद द स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोफेशनल एस्पिरेशंस, ये भी आपको एमसी से पता चलेगा। पेरेंटल इन्फ्लुएंस, माँ बाप का क्या असर है। देखिए, इन्फ्लुएंस ऑफ डोमिनेंट पेरेंट, ऑफन द फादर और द पेरेंट शेपिंग योर कैरियर वैल्यूज, ये भी एमसी से पता चलेगा। हम ये बताएंगे पिताजी के कहने पर ये काम करेगा। फादर का इन्फ्लुएंस होगा आपके प्रोफेशन के ऊपर, ये भी यहां से पता चलेगा। अब देखिए, ये यहां पर ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। इन चीजों को क्लास में डिस्कस करने का कोई बहुत यूज नहीं है कि आपका जो एमसी है वो किस साइन के अंदर फॉल करता है। इसकी एक इंपॉर्टेंस है, और इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसका मैं दूसरा हिस्सा बता देता हूं कि सपोज एमसी जिस साइन में फॉल करता है वो आप जनरली पढ़ते हो कि 10वें भाव के अंदर कौन सी राशि है, उसके बेस पे हम प्रोफेशन बताते हैं। उसी तरीके से आपका एमसी किस राशि के अंदर आएगा, उस व्यक्ति के प्रोफेशन से रिलेटेड सारी चीजें यही होंगी। एग्जाम्पल के लिए मैं 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सपोज आपका एरीज साइन में फॉल कर रहा है एमसी,
जनरली एमसी वहीं फॉल करेगा 10th हाउस के अंदर, जो राशि होगी उसी के अंदर आपका मिड कस्प आएगा और किसी राशि में आएगा नहीं। तो सपोज एरी साइन आ रहा है 10th हाउस में, तब वो पर्सन का जो कैरियर स्टाइल एंड लाइफ गोल्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो बहुत बोल्ड और एम्बिशियस होगा। एरी साइन आपका एनर्जी का फायर एलिमेंट की साइन है, एक्शन ओरिएंटेड होगा वो, ड्रिवन टू लीड एंड इनिशिएट एंड इनोवेट, इस तरीके का होगा वो, इनोवेटिव उसके अंदर आइडियाज होंगे। अग्नि तत्व की ये राशि है और चर राशि है, मूवेबल साइन है, तो जब भी एमसी होगा तो आप अग्नि तत्व और मूवेबिलिटी को इसके अंदर इंक्लूड कर दीजिए, दोनों को। तो देखिए यहाँ पर अग्नि तत्व और मूवेबिलिटी हो गया, बोल्ड हो गया, एम्बिशियस हो गया, एक्शन ओरिएंटेड हो गया। एक्शन कौन लेगा, जिसमें मूवेबिलिटी है और अग्नि तत्व है। ड्रिवन टू लीड, जिसमें मूवेबिलिटी है, अग्नि तत्व है, आग है जिसके अंदर, इनिशिएट भी वही करेगा एंड इनोवेट करेगा वो। इसी तरीके से पब्लिक इमेज एंड रेपुटेशन, अब उस व्यक्ति की पब्लिक इमेज कैसी होगी, वो होगी सीन एज डायनेमिक, क्योंकि मूवेबल साइन में है एमसी या 10th हाउस के अंदर मूवेबल साइन है, तो मूवेबल साइन डायनेमिज्म को रिप्रेजेंट करता है। करेजियस भी होगा, अग्नि तत्व की फायर एलिमेंट की राशि है। असर्टिव एंड कम्युनिकेटिव, वो कम्पिटेटिव होगा, असर्टिव एंड कम्पिटेटिव होगा। पब्लिक इमेज में उसको लोग मानेंगे कि बहुत डायनेमिक व्यक्ति है, बहुत आपका साहसी व्यक्ति है, बहुत असर्टिव है, जो भी बात है उस पर असर्ट करेगा, एंड कॉम्पिटेटिव है और कंपटीशन से बचेगा नहीं, बच के नहीं निकल जाएगा। यदि सामने कोई कंपटीशन में आ रहा है तो हार नहीं मानेगा। आइडियल कैरियर पाथ क्या होगा, देखिए इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप होगा, मिलिट्री होगी, स्पोर्ट्स होगा, लीडरशिप रोल एंड एक्टिविज्म। ये आपको सब क्वेश्चनों का आंसर देगा। अब ये नहीं समझेंगे कि भाई एमसी में आ गया तो ये ही होगा, वो देशकाल परिस्थिति आपको बदल सकती है, मगर उसका जो पर्सन का बेस्ट यदि आपको लेना है, बेस्ट लेना है तो यही चीज बताएगा। जैसे देखिए यहां पर मैंने एक चार्ट बना रखा है, अब मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा। आज की क्लास में ज्यादा नहीं समझाऊंगा, और इसकी हमारी प्रोफेशन की क्लास नियर अबाउट 1 आवर ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। फिर क्योंकि अभी इनिशियल में आपको कई सारी नई चीजें बताने वाला हूं जो आपने शायद पहले कभी सुनी भी नहीं होंगी अधिकतर लोगों ने। तो यहां पर देखिए जैसे इसका अब एमसी को किस तरीके से यूटिलाइज करना है आप ध्यान रखिएगा। यह है इसका 12 साइन के अंदर आ रहा है, 10th हाउस में 12 साइन है। आप ओवरऑल इन जनरल कहोगे कि भाई 10th हाउस में 12 साइन है, तो आप कहोगे कि इसका प्रोफेशन आपका राशि के बेस पर बताओगे कि 12 साइन के बेस पर होगा। मगर यहां पर आपको किस तरीके से देखना है, ध्यान रखना। एक राशि 30 डिग्री की होती है, राशि कितनी होती है, 30 डिग्री की। अब ये पाइसेस में 20 डिग्री 26 मिनट पर है, तो ये पाइसेस का 15 डिग्री से 5 डिग्री आगे निकल चुका है, 5 डिग्री आगे निकल चुका है, और ये एरी साइन के क्लोज आ चुका है 10 डिग्री। अब आपको ये देखना है कि एमसी किसी भी राशि के अंदर यदि 15 डिग्री के आसपास है तो उसके प्रोफेशन के अंदर पूरे के पूरे करैक्टरिस्टिक उस राशि से रिलेटेड होंगे। यदि एग्जैक्टली 15 डिग्री पर है एमसी किसी भी राशि के अंदर, एग्जैक्टली यदि 15 डिग्री पर है तो उसके अंदर पूरे के पूरे 100% करैक्टरिस्टिक उसी राशि के होंगे जिसके अंदर एमसी आ रहा है। मगर ये यदि 15 डिग्री से कम है, सपोज 10 डिग्री है, 5 डिग्री है, तो अब आप ये मानकर चलिए सपोज ये 20 डिग्री की जगह ये आपका 5 डिग्री होता, तो उसके अंदर जिस राशि में एमसी है उसके भी करैक्टरिस्टिक होंगे और अपने से पिछली राशि के भी पूरे के पूरे करैक्टरिस्टिक होंगे उसके प्रोफेशन के अंदर। मतलब मिक्स ऑफ टू साइन होगा। और एक और चीज, सपोज ये एमसी यहां पर सपोज 2 डिग्री होता, 2 डिग्री होता तो पाइसेस की बजाय ज्यादा करैक्टरिस्टिक उसके अंदर एक्वेरियस के होंगे। सपोज एमसी यहाँ पे 28 डिग्री होता तो पाइसेस की जगह ज्यादा करैक्टरिस्टिक एरी साइन के होंगे। ये आपको दिमाग के अंदर रखना है कि जो मिड कस्प है वो स्काई के अंदर कोई भी मिड कस्प किसी भी राशि में आ रहा हो उनके बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं होती स्काई के अंदर। तो जो मिड कस्प जिस राशि के ज्यादा क्लोज होता है उस राशि के करैक्टरिस्टिक उसके अंदर रिलेटिवली ज्यादा आएंगे। तो जैसे ही हम मिड कस्प को देखेंगे, मिड कस्प आपको सब कुछ बताएगा वो किस राशि के अंदर आ रहा है, उसके बेसिस पर उस व्यक्ति के बारे में हम सारी बातें पता करेंगे। केवल राशि पर निर्भर नहीं करेगा, मैं एक केवल 1 पैरामीटर बता रहा हूं कि एमसी आपका सपोज पाइसेस के अंदर आया, पाइसेस के अंदर यदि वो 15 डिग्री पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर सारे के सारे करैक्टरिस्टिक पाइसेस के होंगे। मगर 15 से जैसे ही वो आपका एरीज की तरफ गया 15 डिग्री क्रॉस करके, तो एरीज के करैक्टरिस्टिक भी कुछ ना कुछ उसके अंदर होंगे। अब इस व्यक्ति का राशि के बेस पर मैं बताना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा इसे, देखिए अब पाइसेस पे चले जाइए 12 साइन में।
कि वो पर्सन आइडियलिस्टिक होगा, इमेजिनेटिव होगा, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगा, सीक्स पर्पस ओवर स्टेटस, इस तरीके का बिहेवियर होगा उसका। वो पर्पस पर ज्यादा फोकस करेगा स्टेटस की बजाय। उसको चिंता नहीं होगी कि लोग मेरे बारे में, मेरा स्टेटस बने। उसका मेन फोकस होगा कि मुझे जो काम दिया हुआ है वो मैं करूं। ऐसे ही वो सीन एज कंपेसिनेट होगा, वो आपका ड्रीमी होगा, आर्टिस्टिक होगा, क्योंकि पाइसेस जो राशि है जल तत्व की राशि है, इमेजिनेशन की राशि है, तो उसी तरीके की उसकी चीजें होंगी। और वो उसका सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर जो तीसरा पैरामीटर दिया हमने, आइडियल कैरियर पाथ, उसे मैं क्या बताऊंगा? उसे मैं बताऊंगा आर्ट, हीलिंग, फिल्म, म्यूजिक, स्पिरिचुअलिटी, चैरिटेबल और सर्विस वर्क, इस तरीके के वर्क वो करने की कोशिश करेगा। इस तरीके से हम उसको वो करेंगे। मगर इस व्यक्ति की जो पाइसेस के अंदर जो एमसी है वो 20 डिग्री पर है, तो वो एरीज साइन के नियर है, तो एरीज के भी कुछ ना कुछ इसके अंदर करेक्टरिस्टिक होंगे। एरीज के भी करेक्टरिस्टिक को अब हमें एम्बेड करना पड़ेगा। वो मतलब इमोशनल होते हुए भी थोड़ा उसके अंदर डायनेमिज्म भी आएगा। तो दोनों चीजें मिक्स होंगी। हम आइडियली एक तरीके का कोई भी व्यक्ति नहीं होता। हमारे अंदर एक ही राशि के सारे करेक्टरिस्टिक नहीं होते। हमारे प्रोफेशन के अंदर भी एक ही राशि के करेक्टरिस्टिक नहीं होते। हमें दो चीजों को मिक्स करके बताना है। अब हमारा जो प्रश्न है, यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं बेसिकली, तो एस्ट्रोलॉजी में तो सवाल ये आएगा, क्या करूंगा, मेरा क्या कैरियर होगा, मेरा क्या प्रोफेशन होगा। तो मिड कस्प के बेस पर मैं उसको बिल्कुल सटीक बताऊंगा। और जो मैं बताऊंगा वो सिंपली मैं ये नहीं बताऊंगा कि तू क्या करेगा या नहीं करेगा। योर इंक्लिनेशन इज दिस, आपके लिए आइडियल कैरियर पाथ क्या है, हम इन प्रश्नों का जवाब देंगे, बजाय हम उसके बारे में प्रेडिक्ट करने बैठ जाएं कि ये करता होगा, वो करता होगा। तो वो उसका भी टाइम वेस्ट करना है, अपना भी टाइम वेस्ट करना है। यहाँ पर सभी प्रश्नों का जवाब है कि आपका कैरियर स्टाइल एंड लाइफ गोल्स क्या होंगे, वो आपका ये उसका इंक्लिनेशन बता रहा हूं। ये ऐसा वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा एक अलग बात है। पब्लिक इमेज उसकी किस तरीके की होगी। आइडियल कैरियर पाथ पूछेगा कि भाई एरीज साइन के अंदर 15 डिग्री पर किसी का मिड कस पा रहा है, तो मैं कहूंगा कि भाई तुम बिजनेस करिए, बहुत अच्छा रहोगे, एंटरप्रेन्योरशिप या मिलिट्री वगैरह में काम करिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ काम करिए, लीडरशिप रोल करिए, कहीं पर लीड करिए किसी भी चीज को, एक्टिविज्म करिए। ये आपके लिए आइडियल कैरियर है। तो आइडियल कैरियर की हम बात करेंगे। बाकी वो क्या करता है उसकी देश काल पात्र के हिसाब से बताएंगे। आप उससे पूछ भी सकते हो किस चीज को वो ट्राई कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें तो एक साथ करेगा नहीं। आपके पास कोई 10th के बाद एक बच्चा आ गया, उसके पेरेंट्स पूछते हैं, वो कंसर्न है कि क्या करें, पता लगा वो एनडीए की एग्जाम दे रहा है, तो आप कहेंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर उसका यदि मिड कस्प एरी साइन के अंदर आ रहा है तो उसके लिए मिलिट्री इज ए आइडियल कैरियर। तो आप उससे कहिए कि इसके अंदर ये एफर्ट करोगे। आइडियल कैरियर का मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर काम के अंदर उसका मन लगेगा और उसको उसमें इसलिए सक्सेस भी मिलेगी। क्योंकि हमें सक्सेस तभी मिलती है जब किसी काम में हमें मन लगता है। काम तो हम कुछ ना कुछ करेंगे देश काल परिस्थिति के हिसाब से। जैसे आपने देखा है कि अक्सर जो लोग बिजनेस फैमिली से होते हैं, आप कुछ भी करते रहिए, कुंडली से कुछ भी बताते रहिए, वो अल्टीमेटली उन्होंने अपने माँ बाप का बिजनेस संभालना होता है, तो हमारी एस्ट्रोलॉजी का बहुत मीनिंग नहीं रह जाता। देश काल परिस्थिति के बेस पर बताएंगे। मगर हम उसे ये बता सकते हैं कि उसको सक्सेस उस पर्टिकुलर चीज में मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मिड कस्ट पर हम मैं अभी कमिंग क्लास के अंदर बात करूंगा, नेक्स्ट क्लास में। आज मैं यहीं तक रखूंगा क्लास को। आप में से अब किसी के जो भी डाउट्स हैं आप अब वो पूछ सकते हो, जो मैंने आज करा है। जी सर, वर्मा जी। सर तो बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी जी सर। मैं बाहर चला गया था कई महीनों के लिए। अच्छा 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 अच्छा, कहीं फॉरेन वगैरह गए हुए थे क्या? हाँ सर, कनाडा गया था बेटे के पास 4 महीने, तो अच्छा अच्छा, फिर ओ फिर तो। वहाँ सब कुछ छूट जाता है। जी जी जी। सर इसमें मेरा एक दो क्वेश्चन ये है कि एक तो मेंटल इंक्लिनेशन जो है हम्म, दो चीजों से मालूम पड़ता है। हम्म, तो लग्नेश कौन से हाउस और कौन से साइन में गया, हम्म, तो उसकी चिंता चलती है चारों सारी लाइफ में उस बात की। नंबर 1। नंबर 2, मून किस हाउस में है और कौन सी राशि पे है और उस पे क्या इम्पैक्ट है, हम्म, वो भी बात मन में चलती है इंसान के। हम्म। तो वो दोनों चीजें भी तो उसके कैरियर पे कहीं ना कहीं जाके इम्पैक्ट करेंगी ना, उसको कैसे इसको यहाँ लेकर आएंगे। सर एक्चुअली ये एक्चुअली हम प्रोफेशन लिंक्ड कर रहे हैं। वो आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है कि आपका लग्न और लग्नेश पर बहुत कुछ निर्भर करता है, जो मैंने
प्रीवियस क्लासेस में कराया भी था, शायद आप उसमें नहीं होंगे, और उस पर नहीं, रिसर्च वाली क्लासेस में मैंने कराया है, और उसमें काफ़ी वो भी कराया है कि मून आपका इंडिकेट करता है कि मून आपका किस राशि में किस उस साइन के अंदर है, वो आपका ओवरऑल जो लाइफ का है पर्सपेक्टिव उसको बताता है। यहाँ पर हम केवल प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं अभी। तो प्रोफेशनल हमारा ओवरऑल लाइफ का जो क्राइटेरिया वो डिफरेंट होता है, और प्रोफेशन में थोड़ा सा अलग होता है, सेम नहीं रहता। जैसे हम घर के अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है ओवरऑल लाइफ के अंदर, कि मैं बहुत फ्रेंड सर्किल चाहता हूँ, और मगर प्रोफेशन में मेरा उससे कोई लिंक नहीं है दोनों चीज़ों का, कि मैं एज ए इंडिविजुअल मेरा मन लगता है कि मैं भगवान की बहुत पूजा करूँ एज ए इंडिविजुअल, कि मेरा सारा का सारा फोकस होता है कि मैं ईश्वर की पूजा करूं या रोजाना सुबह शाम मंदिर जाऊं और इसी तरीके के कामों में काम करूं, मगर वो मेरे प्रोफेशन का पार्ट नहीं है। प्रोफेशन को हम यहाँ पर जो आजीविका के लिए हम जिन चीज़ों को फोकस करेंगे उस पर हम केवल मिड कस्प के बेस पर डिसाइड करेंगे। आपका ओवरऑल एटीट्यूड के बारे में हम डिसाइड नहीं करेंगे। ओवरऑल एटीट्यूड आपका लग्न और लग्नेश और मून, और आप जो कह रहे हो मून का प्लेसमेंट, ये दोनों चीज़ें बताएंगी। और उस पर मैं एक क्लास ली थी, तो वो मैं शेयर कर दूंगा, उस पर काफ़ी डिटेल में हमने लोगों ने जो मेरे कुंडली एनालिसिस रिसर्च में उन्हें बताया, हमने कई क्लासों तक उसको कई कुंडलियों पर लगा कर देखा था कि आपका लग्न कौन सी है। उस पर हमने डिस्कस किया था कि लग्न में मूवेबल साइन है या आपका स्थिर राशि है या द्विस्वभाव राशि है, उसके बेसिस पर आपका बिहेवियर होगा। फिर आपका लग्नेश कौन प्लेनेट है, किस राशि में जाकर बैठा है, वो उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा, वो ठीक है, पर वो आपके ओवरऑल पर्सपेक्टिव को बताएगा। हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं मिड कस्प के बेस पर, वो ओनली एक पर्सनल आपकी लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। राइट सर। सेकेंडली फिर मेरी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि आज के समय का जो बड़ा ज्वलंत क्वेश्चन है कि ये जो बच्चे नौकरी छोड़ते रहते हैं या छूटती रहती है या नई ज्वाइन करते रहते हैं, जी जी जी, वो पॉइंट जरूर कवर करिए। हम ट्राई करेंगे उसको देखने की। वो बेसिकली दशाओं पर ज्यादा डिपेंड करेगा, उसमें दशा एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है सर। हाँ बट सर एटलीस्ट प्रोफेशन, वो दशा का वो पार्ट जो प्रोफेशन से रिलेटेड है वो जरूर कवर करना सर इस कोर्स में। थैंक यू सर। उर्मिशा मैम। सर आपने अभी जो मिड हेवन का बताया कि दो अलग राशि में, तो आप उसको डिग्री को नॉर्मली आप कैसे एवरेज आउट करेंगे कि ये वाला मतलब इस राशि में है तो इसका ज्यादा इफेक्ट होगा? तो वो अब जैसे आपने बोला 20 है, 20 के आसपास हो गया तो +15 हो गया, जैसे तो क्लोजेस्ट में समझ गई, पर जो लोअर और अपर बाउंड का जो हमने बोला 5 डिग्री या 10 डिग्री प्लस माइनस, तो वो अब अगर आप जस्ट नॉर्मल मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं समझी तो समझ तो गई, पर बस वो नंबर्स को एक ऐसा है कोई इसका वो मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, इतने करेक्टरिस्टिक आएंगे। आप ऐसा मानिए जो भी मिड कस्प पे जिन भी राशियों के क्लोज है उन दोनों के गुण उसके अंदर होंगे। अब जैसे किसी राशि के वो 15 डिग्री पे ही आ रहा है, तो मिड कस्प के दोनों तरफ वही राशि है 15 डिग्री, तो उसी राशि के ही करेक्टरिस्टिक होंगे। मगर जैसे ही वो 15 डिग्री से बियॉन्ड जाता है तो दूसरी राशि उसके क्लोज आना शुरू हो जाती है। एक राशि 30 डिग्री की होती है ना ओवरऑल, तो आप ये मान के चलिए कि मिड कस्प यदि मिड ऑफ 30 डिग्री है, तो मिड ऑफ 30 डिग्री का मतलब वो आपका उसके दोनों तरफ 15-15 डिग्री सेम ही राशि है, तो उसमें पूरे तरीके से उसी राशि के करेक्टरिस्टिक होंगे। मगर जो 15 डिग्री से जितना वो शिफ्ट होती चली जाएगी जिस भी डायरेक्शन में, तो दूसरी राशि भी मिड कस्प के क्लोज आ जाएगी और उसका भी असर पड़ेगा उसके ऊपर। जितनी क्लोज आएगी उतना ज्यादा असर पड़ेगा। ओके, अभी इसमें एक ये टॉपिक है कि एस्पेक्ट है या कंजंक्शन है या कोई प्लैनेट वहां पे बैठा हुआ है, वो मिड कस्प पे मैं 3-4 क्लास लूंगा। नहीं ऐसा है मतलब वो टॉपिक में। ओके नहीं, वो तो नेचुरली अभी तो मिड कस्प पे लॉर्ड पे भी डिपेंड करेगा, मिड कस्प को में कौन सा प्लेनेट बैठा है उसके आसपास, उस पर भी डिपेंड करेगा। जी थैंक यू। पांडे जी। सर मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूं सर। मैं सर 1983 में केमिकल इंजीनियरिंग वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पढ़ा सर। मेरी केमिकल इंजीनियरिंग मैंने पढ़ा सर। अच्छा। और उसके बाद मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग ही करूं सर। लेकिन मैं जहां ज्वाइनिंग करने गया मुझे वहां कंस्ट्रक्शन का ही काम मिला सर। प्रोजेक्ट आ रहा था, बोलिए प्लांट बना लो। फिर वहां हमने राउरकेला स्टील प्लांट में सेल में ज्वाइन किया,
कोकोवेल प्लांट की बैटरी रिपेयर आई, तो बोले इसका कंस्ट्रक्शन देख लो। फिर मैं वहां से छोड़ के ओएनजीसी में आया सर, तो ओएनजीसी में प्रोडक्शन इंजीनियर का इंटरव्यू दे सेलेक्ट हुआ। ज्वाइनिंग के टाइम बोले नहीं, एचबीजे प्रोजेक्ट आ रहा है, इंडिया का बिगेस्ट पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन, वहां मेरी पोस्टिंग कर दी सर। उसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर फिर हम गेल में चले गए, फिर वहां भी हमारा उल्टा पुल्टा कर दिया सर। फिर ओएनजीसी में वापस आए सर। हमको कभी भी इंक्लिनेशन का जॉब ग्राउंड ने करने नहीं दिया सर। हाँ वही है सर, देश का कितनी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ये कारण क्या था सर? आप तो कह रहे हैं इंक्लिनेशन ग्रह ले जाते हैं, बट मुझे तो इंक्लिनेशन काम करने नहीं दिया ग्रह ने। नहीं वो ठीक है सर, पर आपका इंक्लिनेशन तो केमिकल इंजीनियरिंग में था ना। हाँ, इंक्लिनेशन था, हमने किया उसको, हाँ लाइक विद डिस्टिंक्शन आल्सो। हाँ और वन ऑफ द टफेस्ट इंजीनियरिंग है सर, प्रोसेस इंजीनियरिंग करना इतना आसान नहीं है। जी 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 1000 केमिकल के पीएफडी याद रखना पड़ता है सर, 2000 केमिकल्स के। हाँ समझ गया सर। हाँ, ये जो उसमें प्रोसेस भी है, ये भी है, वो भी है, मैकेनिकल भी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सारे इसमें मिले हुए हैं। प्रोसेस इंजीनियरिंग में आप जब जाएंगे तो लेकिन हमें कभी काम करने नहीं दिया। पता ग्रहों ने, तुम्हारी इंक्लिनेशन तो थी लेकिन हमको जाने नहीं दिया, ग्रहों ने नहीं जाने दिया। देखेंगे सर, आपकी कुंडली लगाएंगे क्लास में, रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी सर, तो वो मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था, जब मेरा इंक्लिनेशन था तो जाने क्यों नहीं दिया सर अब मुझे? देखेंगे सर, आपकी नेक्स्ट क्लास में इसमें कुंडली लगा लेंगे कि क्या इंक्लिनेशन आपका हो रहा है, और वो दशाएं जी, वगैरह बड़ा मैटर करती है उस समय पर, आपकी कौन सी दशाएं चल रही हैं राहु की महादशा थी सर। नहीं वो और देखेंगे सर, स्पेसिफिक आपकी कुंडली लगा लेंगे क्लास में। जी सर, तो वो थोड़ा सा कंट्राडिक्ट हो रहा सर मेरे को आज। हाँ नहीं कोई बात नहीं सर, देखेंगे एक बार। पूर्व जी। हाँ प्रणाम सर जी। एक चीज पूछना है कि जो ज्योतिष ऐप है उसमें मिड कैप्स कैसे निकालेंगे इसको, हाँ मैंने एक ये वीडियो डाला मुझे हुआ है, बता देखना दीजिएगा। चाहो ना मैं ऑलरेडी डाल देता हूँ, पहले ही डाला है मैंने। ठीक है ठीक इस है ग्रुप ठीक। पे मैंने आज वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि मुझे पता है कि मिडकस देखने में दिक्कत होगी, सभी को नहीं पता, तो वो मैंने पिन पॉइंट की वो भेजा है, आप देखो उसको। जी माधुरी मैम। माधुरी मैम। जी हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर मुझे दो जी सर, सर आवाज नहीं आ रही क्या मेरी सर? बोलिए, आ रही है। सर दो कंफ्यूजन है, आपने बताया कि हम 8वें घर से शरीर छोड़ते हैं फिर 12वें घर से भी, तो सर ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। एक्चुअली 8th हाउस इज द काइंड ऑफ डेथ है वो भी, ठीक है, और 12th हाउस आपका जो कहते हैं आत्मा का मोक्ष है, फाइनल मोक्ष है। सर पर फिर दोनों केसेस में, सर दोनों केसेस में आत्मा तो निकलती है शरीर से। नहीं 8वें घर से जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा तो निकलती है, पर तभी आत्मा शरीर निकलना छूटता है इज ना नॉट सर? मोक्ष। आत्मा निकलना मोक्ष थोड़ी है। जिस व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलेगा उसकी भी आत्मा तो निकलेगी ही ना। अच्छा, मरना भी तो आत्मा, 8th हाउस तो इज द डेथ। उस आत्मा के जितने भी जन्म, वो तो फिर जन्म ले लेगी, मगर 12th हाउस ओवरऑल मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। 12th को हम मोक्ष अच्छा धाम अब बोलते हैं। क्लियर हुआ मोक्ष का सर। मतलब क्या और होता है सर कि आप एक जीवन और मरण के कंफ्यूजन, चक्र से बाहर निकल जाते हो, वो मोक्ष है, 12वां भाव। 8वां भाव हाँ तो जी मृत्यु है, सर। सिंपली सर दूसरा मतलब। कंफ्यूजन है कि अरे सुनिए फिर एक मिनट। 8वां भाव आपका बॉडीली डेथ है। अब डेथ एक बॉडी से हुई और आपकी आत्मा फिर दूसरी बॉडी के अंदर चली जाएगी, मीन्स आप मोक्ष नहीं मिला आपको। मगर 12वें भाव का मतलब है आपकी डेथ के बाद आपकी जो आत्मा है वो आपका इसके बाद पुनर्जन्म नहीं लेगी, फिर से किसी के शरीर में नहीं आएगी। आप इस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल गए। 12th हाउस का मतलब उसी को मोक्ष बोलते हैं। हाँ जी सर, अब मुझे क्लियर हो गया। जी यस सर। सर दूसरा कंफ्यूजन ये है कि आपने बताया था कि 3rd हाउस हमारी इच्छा पूर्ति करता है और 11th हाउस हमारी डिजायर्स हैं। तो सर अभी तक तो यही शायद सुना है ना कि 11th हाउस हमारी डिजायर फुलफिलमेंट का होता है। जो सुना है वो तो सही नहीं है ना, इसीलिए तो मैंने आपको बताया सर कि यहाँ उसमें पे एक मेरा वीडियो है, उसको देखिएगा कि आपका जो डिजायर्स को हम किस तरीके से देखते हैं। 11 एंड 3rd हाउस दोनों वो होते हैं जब किसी व्यक्ति का जो कारक है 11वें भाव का जुपिटर, यदि वो 3rd हाउस में जाकर बैठ जाए, उस व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं। 3rd हाउस के अंदर जुपिटर इसलिए अच्छा होता है, आप मेरे चैनल पे जाना, तो ये मैं डिजायर एंड डिजायर फुलफिलमेंट पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है,
उसको आप देखना, थर्ड एंड 11th हाउस ये दोनों आपके ओके एक ही एलिमेंट की वो आपके मतलब एक ही उसको त्रिकोण के भाव हैं, और ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हो रहे हैं, होते हैं पूरे। 11वां भाव आपकी इच्छा क्रिएट करता है, और थर्ड हाउस उसके लिए एफर्ट करके उस इच्छा को कंप्लीट करता है। पर सर जैसे केपी में तो 11th हाउस को डिजायर फुलफिलमेंट के लिए देखते हैं, तो वो केपी का कॉन्सेप्ट है। जी नहीं, मतलब आपका लाभ भाव है किसी भी चीज का, आपको गेन 11वें भाव से मिलता है, वहां पे गेन की फॉर्म में देखते हैं उसको। आप कोई भी गेन, कोई भी काम करोगे उसका गेन इज द 11th हाउस। मगर 11वें भाव में जो आपकी इच्छा पूरी हुई उसको कंप्लीट करने की जिम्मेवारी तीसरे भाव की है। अब बगैर एफर्ट के आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी ना, आप ऐसे समझिए। आपने कोई इच्छा हो गई, मैंने एक गाड़ी देखी बड़ी सी जी और मेरे सर। मन में आया कि ये गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, तो कौन काम करेगा उसके लिए? तीसरा भाव। आपको एफर्ट करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो दैट इज वाई थर्ड हाउस इज ऑलवेज अटैच टू द इच्छा पूर्ति। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, नमस्कार सभी को, धन्यवाद।